नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर सितंबर 2021 को होने वाला कॉलेज लेक्चरर का पेपर नंबर 2। दो पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो जो पेपर सेकंड है उसका सॉल्यूशन जो है डिटेल सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और आज आपको मैं इसके 35 क्वेश्चन जो है शुरुआती 35 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि डिटेल लेक्चर करा रहा हूँ, टाइम लेगा। वैसे भी 35 क्वेश्चन भी जब मैं कराऊंगा तो लेक्चर अच्छा खासा लंबा हो चुका होगा। और एक लेक्चर में अगर मैं पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन कराऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा लेक्चर को डिवाइड कर लेते हैं। तो लेक्चर 1 है ये हमारा, लेक्चर 1 रहेगा। ऐसे ही लेक्चर 2, लेक्चर 3, 3 लेक्चर में कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे 150 कवर हो जाए। तो डिटेल में करवा रहा हूँ मैं, है ना। मैं सिर्फ आंसर की नहीं बता रहा हूँ, मैं डिटेल में कराने की कोशिश करूंगा अच्छे से। इवन उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है, किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक की अगर थ्योरी आपने नहीं भी पढ़ी हुई है, तब भी आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तब भी मैं आपको जो सॉल्यूशन करवाऊंगा डिटेल इस तरीके से करवाऊंगा कि थ्योरी पढ़ी है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाए, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। और पहले 35 क्वेश्चन का याद रखिए, गणित के पेपर 2 का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। पेपर 1 का सॉल्यूशन भी जल्द ही मैं शुरू कर दूंगा। पेपर 2 से ही, पेपर 2 मेरे पास था तो मैंने सोचा तो पेपर 2 से स्टार्ट कर देते, कोई बात नहीं। पेपर 1 भी कराना ही, कराना तो दोनों ही है। तो जिससे भी पहले शुरू कर देते हैं फिर बाद में दूसरा करवा देंगे। तो पेपर 2 मैंने शुरू कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ पहले कि हम क्या कर रहे हैं। कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर हुआ है 2021 में, सितंबर 2021 में जो पेपर हुआ है कॉलेज लेक्चर की भर्ती का, है ना। कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती हुई है सितंबर 2021 में जिसका पेपर हुआ है, उस पेपर में दो पेपर हुए थे, गणित फर्स्ट, गणित सेकंड। दोनों ही गणित के ही पेपर थे, है ना। उसमें से जो गणित का पेपर 2 था उसका मैं सॉल्यूशन आज शुरू कर रहा हूँ इस लेक्चर में। तो यहाँ पे जरूर नंबर देख लीजिएगा कि पेपर का नंबर कौन सा चल रहा है, क्योंकि दो पेपर आने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अभी पेपर 2 चल रहा है। पेपर 2 में ये लेक्चर फर्स्ट है। और यहाँ पर हम पहले 35 क्वेश्चन जो है वो करने वाले, पहले 35। फिर आगे वाले लेक्चर में अगले 35 करेंगे, फिर अगले वाले लेक्चर में अगले 35 करेंगे। इस तरीके से तीन, अगर कुछ बच गया तो लास्ट वाले लेक्चर में उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चनों के ऊपर आनंद लीजिएगा। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि कॉलेज लेक्चर के क्वेश्चन है तो शानदार तो होंगे होंगे, कमाल के तो होंगे होंगे, अद्भुत क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं आपको थ्योरी पढ़ाते हुए चलूंगा तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन विश्वास है कि ये मज़ेदार होगा, मज़ेदार होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है हैंकल ट्रांसफॉर्म निकालिए। हैंकल ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो भाई जिनको नहीं पता है हैंकल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पहले तो वो ये समझिए कि हैंकल ट्रांसफॉर्म होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, बहुत से इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसमें से हैंकल भी एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। कैसे काम करता है ये एक इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर अनंत तक, एक्स इंटू आपका बेसल फंक्शन, पी के साथ पी पैरामीटर है, फिर आपका फंक्शन एफ एक्स और उसके बाद डी एक्स, इसे कहते हैं आप हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ पे एन लिखा हो ना, ये है आपका ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्म। लेकिन हम अधिकतर जीरो ऑर्डर का जो है वो ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन की गलती है ये। क्वेश्चन को बताना चाहिए था कौन से ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, गलती माफ कर देते हैं। जीरो ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो जीरो ऑर्डर का निकालेंगे तो यहाँ एन की जगह जहां जहां एन दिख रहा है वहां पे आप जीरो पुट कर दीजिए। जहां जहां आपको एन दिख रहा है वहां जीरो पुट कर दीजिए। तो ज्यादा जगह दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एक यहाँ दिख रहा है। ये बेसल फंक्शन है, बेसल फंक्शन, एन ऑर्डर का बेसल फंक्शन। जीरो ले लिया मैंने, पी एक्स, एफ एक्स और डी एक्स, ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्म। शुरू करें अब ट्रांसफॉर्म निकालना शुरू करते हैं। कौन से फंक्शन का निकालना है, एफ गामा बराबर एक बटा गामा, तो गामा है तो एक बटा गामा आ जाएगा, अगर एक्स होगा तो एक बटा एक्स आ जाएगा, है ना, नाम तो वही है। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स जे जीरो पी एक्स आपका एक बटा एक्स एंड डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पे फंस गया, सवाल यहाँ पर फंस गया कि भाई बेसल के जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन होता क्या है, होता क्या है। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में बैठ के आप सॉल्यूशन नहीं कर, पेपर में बैठ के फॉर्मूले तो नहीं बना सकते ना, फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, समाकलन है, जिसकी मदद से ये हो जाएगा। वो है जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स जे जीरो पी एक्स। किसी को डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जे जीरो का डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद है
तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं याद है तो आप ये जो खास इंटीग्रल है इसको याद रख लीजिएगा, ये बड़ा ही काम का है। 1/√a² प्लस, आप ये सोचेंगे सर इसमें तो e की पावर a माइनस ए एक्स आ रहा है, हमारे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो हम भी यहाँ से हटा देते हैं, a का मान 0 रख दो। a का मान 0 रखने पर आपको अपना वाला सवाल मिल जाएगा। देखो a का मान 0 रखने पर ले आओ, a बराबर 0 लेने पर जैसे आप a का मान 0 रखेंगे, e की पावर 0x हो जाएगा, e की पावर 0x का मान 1 हो जाएगा, j0px, यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो 1/√p² जो कि बाहर आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 1/p, 1/p। तो आंसर है आपका थर्ड 1/p। क्लियर है? सही है। तो ये इस तरीके से का बहुत छोटा सा सवाल था, देखो कितना छोटा सा सवाल था। बस आपको पता होना चाहिए एंगल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसमें आप अपने फंक्शन का मान रखिए, काटिए, और जो इंटीग्रेशन है उसको यूज़ करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि भाई बताओ कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो पीडी है, कौन सी है? पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, या नन ऑफ दीज है? इनमें से कौन सी है? पहले एक बार ध्यान से इसको देखिए, इसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, तीन आ रहे हैं। तो जब तीन आते हैं तो आपका s² - 4rt नहीं लगता, क्योंकि दो से ज्यादा, दो तक आपका वो काम करता है। s² - 4rt जो है वो सिर्फ दो तक काम करता है, दो वेरिएबल तक, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तक। तो यहाँ तो तीन ही है, तीन है तो फिर करते क्या है, फिर सारणिक की सहायता लेते हैं, सारणिक की सहायता, डिटर्मिनेंट की सहायता से। डिटर्मिनेंट कैसे बनती है? ये रहा यू एक्स एक्स, एक्स को आप 1 बोल दीजिए, एक्स पहला वेरिएबल है 1, वाई को 2, जेड को 3। एक्स को 1 बोलेंगे, वाई को 2 बोलेंगे, जेड को 3 बोलेंगे, और उससे हमें गुणांक मिल जाएंगे। जैसे यू एक्स एक्स मतलब एक्स 1 है, तो ये हो गया a11 यू एक्स के आगे जो भी गुणांक है वो a11 हो गया। तो a11 आ गया आपका एक, a11 जो गुणांक है ना। अब यहाँ देखिए एक्स के साथ दो बार अवकलन है और एक्स को आप 1 नंबर बोल रहे हैं, तो ये a11 कहलाता है। ऐसे ही ये a, इसका जो गुणांक है यू वाई वाई मतलब a22, इसका जो गुणांक है वो a22 कहलाएगा। तो a22 आपका हो गया 1। उसके बाद में आगे चलिए, यू जेड जेड मतलब a33 का गुणांक हो गया आपका 1। ठीक है, उससे आगे चलिए, उससे आगे है आपका यू वाई जेड, वाई 2 है, जेड 3 है, तो मतलब a23 हो गया, a23 1 हो गया। a23 a32 बराबर होते हैं, लेकिन इसे अलग से खुद से भी बना रखा है, ये देखो ये भी बना रखा है, जेड वाई 32 मतलब अलग से दे रखा है, तो और अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बांटे? जब मम्मी पापा दो टॉफी लेके आए हैं, दो भाई है, तो एक एक बन जाएगी। हाँ, एक ही टॉफी लेके आते हैं, फिर दो भाई होते तो फिर बांटते, तो यहाँ बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ दोनों के लिए अलग अलग है, वाई जेड का गुणांक अलग है, जेड वाई का अलग दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया। अच्छा, बाकी गुणांक का है, जो नहीं है वो सारे जीरो, जो नहीं है वो जीरो। सारणिक बनाओ, देखो, a11 a12 नहीं है, जीरो, a13 जीरो, a21 जीरो, a22 1, a23 a22 1 था, a23 1, a31 जीरो, a32 1, a33 1। ये लो, सारणी का मान देख सकते हो आप, एक माइनस एक जीरो, सारणी का मान जीरो है। अगर सारणी का मान जीरो है, अगर सारणी का मान जीरो होता है तो इसका मतलब है पीडी जो है वो पैराबोलिक है, मतलब परवलय, परवलयिक है, पैराबोलिक है, परवलयिक है। क्वेश्चन देखो हिंदी में भी आते, क्वेश्चन हिंदी में भी आते हैं, लेकिन इंग्लिश में अधिकतर जो आपका कॉलेज लेक्चर का सिलेबस होता है वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, टर्म्स ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। वरना क्योंकि जो एमएससी करता है वो इंग्लिश में ही करता है, तो टर्म्स उसने पढ़े होते हैं, जो शब्द पढ़े होते हैं वो भी इंग्लिश में पढ़े होते हैं, तो अब उनको हिंदी में कन्वर्ट करने से कई बार इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में ही नहीं आते। तो इसलिए मैंने इंग्लिश वाले जो है पार्ट्स वही मैंने लिए हैं, और अगर जरूरत होगी तो मैं हिंदी में भी समझा दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपका, मैं बता भी चलता हूँ कि ये है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सवाल, है ना। ये जो आपका था, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी का, तो वो भी बता देता हूँ साथ साथ में, कई बच्चों को नहीं पता हो कहाँ से क्वेश्चन है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी का क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से है। जिनको नहीं पता है प्लीज वो लोग जरूर देखें। ये है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपके पास कई ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे लाप्लास, फोरियर, मेलिन, हेंकल, है ना। तो ये जो बुक है इससे ये क्वेश्चन है।
और ये आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, ये आपका हो गया कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, द एक्सट्रीमल मतलब चरम जो है वो ज्ञात कीजिए ऑफ द फंक्शनल, इस फंक्शनल का आपको चरम ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एफ, जो भी इंटरवल के अंदर होता है वो आपका एफ कहलाता है, ये आपका एफ हो गया। अब हमारी आयलर लांगराज इक्वेशन कहती है कि एक्सट्रीमल वही होता है जो आयलर लांगराज इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और आयलर लांगराज इक्वेशन क्या है, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश बराबर जीरो, इसे आयलर लांगराज इक्वेशन कहते हैं। इसको सेटिस्फाई करेगा प्रत्येक एक्सट्रीमल, तो करवा देते हैं हम भी। आ जाओ भाई, पहुंचो यहाँ पे आओ। तो डेल एफ ओवर डेल वाई, एफ का वाई के साथ अवकलन करेंगे आप, एफ का वाई के साथ जब आप अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, वाई का एक हो गया, वाई क्यूब का हो जाएगा 3 y² 3 से 3 कट गया, ये y² आ गया। अब एफ का वाई डैश के साथ अवकलन करो, वाई डैश तो इसमें कहीं है ही नहीं, वाई डैश तो इसमें कहीं नहीं है, तो जीरो हो गया। मान रख दे, रख दो मान, किसका इंतजार है। डेल एफ ओवर डेल वाई हो गया हमारा 1 + y² माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश जीरो हो गया बराबर जीरो, 1 + y² बराबर जीरो, y² बराबर -1, y बराबर प्लस माइनस आएटा, है ना, √-1 प्लस माइनस आएटा। y का मान काल्पनिक आ रहा है, यानी y संभव ही नहीं है, y संभव ही नहीं है, जो कर्व है वो संभव ही नहीं है, एक्सट्रीमल संभव ही नहीं है। तो यहाँ बोलिए भाई ऑप्शन नंबर 4 सही है, हैज नो एक्सट्रीमल। भैया कौन होता है आंसर, आंसर आपका जो एक्सट्रीमल होता है वो y होता है, y होता है। एक्सट्रीमल कौन है, एक्सट्रीमल फंक्शन है y, किसका, x का, यही एक्सट्रीमल है, ये पता करना था। तो वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो काल्पनिक फंक्शन आ रहा है, काल्पनिक फंक्शन आ रहा है इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, विद्यमान नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारा इंतजार कर रहा है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका दोबारा क्लासिफिकेशन करो, फिर से आ गया, फिर से क्लासिफिकेशन आ गया, कर दो भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर देंगे। और ध्यान रखिएगा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी का, सेकंड क्वेश्चन आया ये, ठीक है। विच इज द ट्रू फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा ट्रू है, ठीक है। आइए बात करते हैं। जो स्मॉल आर का गुणांक है उसको कैपिटल आर कहते हैं। और इस इक्वेशन में गौर करिएगा आप, जो गौर करने वाली बात है कि एक्स और वाई के अलावा जेड नहीं है, इसके अंदर जेड नहीं है, दो ही स्वतंत्र चर है एक्स और वाई, तीसरा चर नहीं है। तीसरा होता तो अपने को सारणी की तरफ जाना पड़ता, जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी अब s² - 4rt से हमारा काम बड़े मजे से चलेगा। एस का गुणांक कैपिटल एस कहलाएगा, एस का गुणांक कैपिटल एस कहलाएगा, टी का गुणांक कैपिटल टी कहलाएगा, क्योंकि हम जो तुलना करते हैं वो ऐसे करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद में जो बचे हुए पद आपके हैं एक्स, उन्हें वी मान के जीरो। हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं, जो स्मॉल आर है उसका गुणांक कैपिटल आर, जो स्मॉल एस का गुणांक है कैपिटल एस, जो स्मॉल टी का गुणांक है वो कैपिटल टी हो गया। रख दिया सारा मान, किस में रखना होता है, s² - 4rt में, और देखना होता है कि वो क्या आता है, ठीक है। लाओ भाई एस का मान लाओ, एस का मान है माइनस, स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस तो क्या करेगा बेचारा, y² - x² का होल स्क्वायर, ठीक है, -4r, r का मान लाइए, r का मान ये रहा x इंटू वाई माइनस एक्स, t का मान लाइए, t का मान है y माइनस एक्स, हो गया। कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये देखो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसके भी दो टुकड़े होंगे, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, चलो मैं इसको दो बार लिख देता हूँ। ये देखो बेटा, ये y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स है, तो y माइनस एक्स का भी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और y प्लस एक्स का भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि दो टुकड़े हो गए ना, a² - b² के हिसाब से, a माइनस बी ए प्लस बी, और दोनों को स्क्वायर मिल गया, तो 4 ये हो गया आपका y माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि y माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो आपका कॉमन है, कॉमन है, y माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे भी है, y माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे भी है, निकाल लें कॉमन, निकाल ही लो, निकाल लिया। क्या बचा अंदर, अंदर बचा y प्लस एक्स का, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल दो, खोलिए, y² प्लस x² प्लस 2xy माइनस 4xy,
ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy हो गया। ये वापस से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाओ चाहे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनाओ, क्योंकि होल स्क्वायर की एक बड़ी खास बात होती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है जो b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। खोल के देख लो, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैंने इसको y माइनस एक्स लिख दिया, यहाँ स्क्वायर एक और था, तो ये y माइनस एक्स की पावर कितनी होगी, 4 हो गई। 4 होगी। 4 पावर कभी भी माइनस का आंसर तो नहीं आने देगी, माइनस का आंसर तो कभी नहीं आने देगी। 4 पावर तो सम पावर है, इवन पावर है, इवन पावर कभी माइनस का नहीं आने देगी, माइनस का कभी आएगा नहीं। अच्छा, जीरो आ सकता है और जीरो से बड़ा आ सकता है, तो यहाँ बात कंफर्म होगी कि भाई ये जीरो से बड़ा आएगा या जीरो के बराबर आएगा। लेकिन रुको, रुको, ठहरो, जीरो कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे मामला अटक जाता है। अगर जीरो आता है तो फिर ये परवलय हो जाएगा, परवलयिक हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो से बड़ा आया तो हाइपरबोलिक हो जाएगा। यहाँ पे कहीं भी अभी वो नहीं दिख रहा है, हाइपरबोला दिख रहा है। तो बराबर वाला पहले चेक कर लेते हैं, बराबर कब आएगा, जीरो कब आएगा, वाई बराबर एक्स पे आएगा। सोचो, वाई बराबर एक्स हो तो सकता है क्या, वाई बराबर एक्स हो तो सकता है क्या। अगर वाई और एक्स बराबर हुए, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, गणित के बंदा है, कुछ भी मान सकता है। तो एक चीज ये भी मान लेगा, माना, माना आज आज के लिए, सिर्फ केवल और केवल आज आज के लिए y बराबर है x, y बराबर x रखा, y बराबर x रखते ही ये जीरो हो गया, पहला पद जीरो। y बराबर x रखते ही दूसरा पद भी जीरो, y बराबर x रखते ही तीसरा पद भी जीरो, y बराबर x रखते चौथा पद अपना चल रहा है, चलने दो कोई बात नहीं। y प्लस एक्स पी माइनस क्यू। भाई गौर करिए, द्वितीय ऑर्डर के जितने भी पद थे, द्वितीय ऑर्डर वाले मतलब जो दो बार अवकलन है, दो बार आंशिक अवकलन है, एक तो आर होता है, आर का मतलब एक्स के साथ दो बार अवकलन, एस का मतलब एक्स और वाई के साथ एक एक करके दो बार अवकलन, टी का मतलब वाई के साथ दो बार अवकलन। तो भैया जो मेन मुखिया थे परिवार के, जो मेन सदस्य थे, वो तो सारे जीरो हो गए। तो ये तो द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण ही नहीं रही। वो जो द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण ही नहीं होती, वो काहे की तो परवलयिक, है ना। किस बात की परवलयिक, किस प्रकार की अति परवलयिक, और किस प्रकार की वो दिग्वर्तज, किसी भी नहीं है, तो क्योंकि द्वितीय कोटि की नहीं रही। तो भैया बड़ा खतरा है। अगर y बराबर एक्स माना, मान तो लो मन में, मन में मान लो, बाहर मत लाना, क्योंकि y बराबर एक्स रखते ही ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण ही हट जाएगी। मतलब जिसको हम चेक कर रहे हैं उसी का ही सर्वनाश हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते, ये प्रलय हम नहीं ला सकते। इसलिए हटाइए भाई बराबर का चिन्ह, सॉरी, माफ करिए, बराबर का चिन्ह नहीं आ सकता। समझ गए कि बराबर का चिन्ह लाने के कितने बड़े नुकसान है। तो नहीं आ सकता, तो फिर बराबर का चिन्ह नहीं आ सकता तो क्या बड़ा आएगा, बिल्कुल। माइनस का तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 पावर है, और बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये हाइपरबोल है। क्योंकि, 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 और क्योंकि एस स्क्वायर माइनस 4 RT बड़ा होता है जीरो से, तो आपका जो पीडीए है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होती है हाइपरबोलिक। तो ये आ जाओ हाइपरबोलिक, कहाँ हो, इट इज हाइपरबोलिक, बिल्कुल सही, पहली ही बात सही। अरे देखो सवाल, देखो कितना मक्खन है, सवाल नहीं भाई, मक्खन है। थोड़ा बहुत भी जोर नहीं आ रहा, देखो यही तो मजेदार है। हायर मैथमेटिक्स जो होती है ना, वो लगती है, सुनने में लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, गहरी है, बहुत अच्छी खासी गहरी है। गणित समझ आपको चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी 10वीं वाली गणित होती है ना, उससे भयंकर डर लगता है भाई साहब। आप पीजी के गणित के सवाल करवा लो, इतने मुश्किल नहीं है। आप 10वीं के सवाल करवा के दिखाओ, करवाओ, गुणा करवा कर, 48 को 27 से गुणा करो, हमारी तो जान निकल जाती है, ऐसा लगता है "हे, क्या करवा रहा है", समझ रहे हैं? ये करवाओ, ये कितने PQR डाल दो, STW डाल दो, आनंद के साथ करेंगे, बड़े हंसते हंसते खुश होके। और एक नहीं 50 करवा लो ऐसे तो। आ जाओ, इस पे आते हैं। ये कौन है, सॉल्यूशन ऑफ पीडी, सॉल्यूशन ऑफ पीडी कहाँ आती है भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है ना। आपका जो बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उस बुक में जाइए। ये बुक दो बार आती है, एक बार तो आपके बीएससी में आती है सेकंड ईयर में, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में और भी आप चेक कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो बार आती है, एक तो बीएससी सेकंड ईयर में आती है, एक आप जब एमएससी में होते हैं प्रीवियस या फाइनल में, जिसके हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे दोबारा आती है, उसमें एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो इसमें एक है मोंगे मेथड, मोंगे नाम सुना होगा आपने, मोंगे का नाम, हाँ याद है। एक है चार पिट मेथड, चार पिट, याद है, ये नाम ही अजीब है, याद तो अपने आप ही रहेंगे, चार पिट, मोंगे, याद आ रहा है, बस उस किताब से है ये। अब वो देख लो किताब आपके किस कोर्स में थी, किस ईयर में थी। फिलहाल ये मोंगे का नहीं है, ये मोंगे भैया, ये तो बिना मोंगे के ही हो जाएगा, इसको तो मोंगे लगाने की जरूरत नहीं है, तो हंसता हंसता ऐसे ही हो जाएगा। टी पे आ जाओ, देखो क्यू क्या है, पहले क्यू पे आओ।
क्यू है कौन? क्यू का मतलब है जो आपका फलन है, जो कि z है, z का y के साथ जो अवकलन है उसको क्यू कहते हैं। ठीक है, एक इसमें क्यू नाम आ रहा है, एक इसमें टी नाम आ रहा है। टी कौन है? टी भैया z का y के साथ दो बार अवकलन है। तो इस दो बार अवकलन को अगर हम तोड़ लें, एक बार अवकलन अंदर दूसरे वाला अवकलन ऐसे लिख लें, तो इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो डेल z ओवर डेल y है उसकी जगह हम क्यू रख सकते हैं। तो टी बराबर आपका बन जाएगा डेल क्यू बट्टा डेल वाई। टी आपका बन जाएगा डेल क्यू बट्टा डेल वाई। आपका सवाल जो है वो टी से चले होकर क्यू में बन जाएगा, और क्यू हमारे पास दो बार है। आ जाओ लिखते हैं अब इसको। कहाँ है वो? वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, डेल क्यू ओवर डेल वाई है, प्लस दो वाई क्यू है, बराबर में आपका, सही है, वाई स्क्वायर का भाग देने पर। और अब इसको ध्यान से देखिए और हाँ भरिएगा, झूठी नहीं, सच्ची। क्या इस समीकरण को देख को पहचान गए आप ये कौन है? पहचान गए समीकरण को? क्या है, कौन सी समीकरण है? ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू की। क्यू की, क्यू जो है, क्यू के लिए ये एक समीकरण है, वो भी कितनी? रेखिक अवकल समीकरण। और रेखिक अवकल समीकरण को आप कैसे सोल्व करते हैं? ये हो जाएगा आपका P कैपिटल वाला, ये आ जाएगा Q। फिर आप एक निकालेंगे समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको IF बोलते हैं, वो e की पावर पे होगा P dx करके। dx ना ना ना, इस बार dx ना, क्योंकि जिसके साथ चल रहा है वो वाला, यहाँ y के साथ चल रहा है, तो dy, P dy। P का मान रख दो, P का मान है 2/y एंड dy। दो बाहर, दो बाहर भाई, 1/y का log y, दो को पीछे ले जाओ, ई log y का और है तो हट जाता है, सुना है हमने और होता भी है। हमारी गणित कहती है कि ई की पावर log m बराबर होता है m। हाँ, ये बात तो पक्की है कि m जीरो से बड़ा होना चाहिए, माइनस का क्या काम। हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आई एफ हमारा आ गया वाई स्क्वायर। अब बनता है हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा होता है मुख्य, मुख्य करता धरता सॉल्यूशन। वो होता है आई एफ इंटू जिसकी है, क्यू की है ना, तो आई एफ इंटू क्यू बराबर समाकलन आई एफ इंटू कैपिटल क्यू और डी वाई। इस सवाल के लिए आई एफ कितना है आपका? वो है वाई स्क्वायर। क्यू कितना है? कैपिटल क्यू, वो है 1/वाई स्क्वायर, और डी वाई स्क्वायर कैंसिल, डी वाई का वाई आ गया। अब यहाँ पे रुक जाना एक बार, ये आप आंशिक अवकल समीकरण कर रहे हैं। एक्स कहाँ है? एक्स कहाँ है भाई? एक्स अब आएगा। अब आपका जो नियतांक होगा वो एक्स में आएगा, क्योंकि समाकलन किसके साथ किया? वाई के साथ। जब समाकलन वाई के साथ किया होता है तो जो आपका नियतांक आता है वो एक्स में आता है। तो ये लो, नियतांक एक्स में आ गया, एफ एक्स। नियतांक जो है वो एक्स में आ गया, एफ एक्स। हो गया। आई एफ का मान क्या था? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का पूरे में भाग दे दो, क्यू बराबर आ जाएगा। और क्यू का भी मान रख दो ना, डेल जेड ओवर डाई। कब तक क्यू को दुख दोगे बेचारोगे? और वाई स्क्वायर का भाग देने पर तो ये हो गया 1/वाई, 1/वाई स्क्वायर। एक बार पुनः समाकलन करने पर, पुनः दोबारा से वाई के साथ झटपट समाकलन करने पर, झटपट समाकलन करने पर, वाई के सापेक्ष झटपट समाकलन करने पर, तो ये आपका आ गया z बराबर, क्योंकि वाई समाकलन अवकलन को काट दिया, z आ गया, 1/वाई का हो गया log वाई। एफ एक्स आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि आप तो वाई के साथ कर रहे हैं, इस जाएगा माइनस का 1/वाई एफ एक्स। अब दोबारा से नियतांक आएगा, क्योंकि इस बार समाकलन वाई के साथ किए, तो नियतांक फिर एक्स में आएगा, नियतांक फिर एक्स में आएगा, इस बार नियतांक फिर एक्स में आ गया। z बराबर log वाई माइनस 1/वाई एफ एक्स और जी एक्स। देखो कौन सा है, वाई से गुणा भी किया गया, तो गुणा किया गया है उस पहचानो बंदे को, ये रहा वो बंदा, ये रहा, ये रहा दूसरे वाला, ये ना। वाई से मैं अगर इसको वज्र गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? वाई जेड बराबर वाई log वाई माइनस एफ एक्स प्लस वाई जी एक्स। एग्जैक्टली मैच कर रहा, मजा ले, इधर उधर हो जाए, परफेक्टली मैच किया, एकदम परफेक्टली। देखा? जो एक चीज देख रहे हो आप, कोई कहते हैं बहुत बड़े सवाल होते हैं, है ना, अफवाहें फैलती है ना, बहुत सारे बच्चे अफवाहें फैलते हैं कि कॉलेज लेक्चर के तो सवाल होते हैं 10-10 पेज के, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, मतलब 3 घंटे में वो 2-3 सवाल करा के जमा करा के आता है। देखो, देखो ये 2-2 घंटे वाले, 10-10 पेजेस वाले, है ना। मन में वहम है जो लोग, देखो जो कर रहे हैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी उनको तो पता है,
जो नहीं कर रहे मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये कोई 4-4 पेज या 10-10 पेज के सवाल नहीं है। ये हो सकता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो आपके सवाल होते हैं उससे भी छोटे, उससे भी छोटे हैं ये सवाल। हाँ, गहरे हैं, गहरे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक टू डायमेंशनल जो लाप्लास इक्वेशन है वो कैसी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी का दोबारा से एक सवाल और आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी का सवाल और आ गया। टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू, ये है टू डायमेंशनल। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल भी होती है लेकिन वो नहीं पूछ रहा है। अच्छी बात है, नहीं पूछा तो हम क्यों बताएं इसको कि पूछ, है ना। नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों बताएं इसको कि पूछ। एक्स के साथ दो बार अवकलन है इसको स्मॉल आर कहते हैं, वाई के साथ दो बार अवकलन है इसको टी कहते हैं, वाई के साथ दो बार अवकलन को टी कहते हैं, एक्स के साथ दो बार अवकलन को एक्स कहते हैं, आर कहते हैं। कैपिटल आर कितना हुआ, जो स्मॉल आर का गुणांक है वो कैपिटल आर कहलाता है, वो एक हो गया। स्मॉल टी का गुणांक जो है वो कैपिटल टी कहलाता है। स्मॉल एस इसमें है नहीं, यानी वो कितना हो गया, जीरो। स्मॉल एस कितना हो गया, जीरो। अब चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, एस का मान जीरो, माइनस फोर आर का मान एक, टी का मान एक, कितना आया माइनस चार, जो कि कितना है लेस देन जीरो है। इसका मतलब आपका इसलिए, अतः हमें पता स्क्वायर माइनस फोर आर टी का मान लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है। जीरो से बड़ा होता है तो हाइपरबोलिक, जीरो से बड़ा होता है तो हाइपरबोलिक, जीरो से छोटा होता है तो इलिप्टिक, और जीरो के बराबर होता है तो पैराबोलिक। फिलहाल ये इलिप्टिक, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका। परफेक्ट। चलो अगला सवाल हमारा फिर से इंतजार कर रहा है, ये आ गया दमदार। दमदार सवाल आ गया। कैसे लगा दमदार आ गया, दमदार जब है जब आपके सवाल में आर पहुंच जाए, एस पहुंच जाए, टी पहुंच जाए, मतलब प्राण घातक पहुंच गए, तीनों है ये, खून पीने वाले लोग पहुंच गए। जब ये खून पीने वाले लोग तीनों पहुंच जाते हैं तो ये सवाल हो जाता है खतरनाक मेथड, जिसका नाम है मोंगे मेथड, मोंगेज मेथड। भाई मोंगेज मेथड की प्रॉब्लम ये है, मेथड तो लगा दूं लेकिन इसके जो सहायक समीकरण होते हैं ना वही याद नहीं रहती। इसके सहायक समीकरण जो है ना वो भी थोड़े थोड़े समय बाद में धूमिल हो जाती है, थोड़े थोड़े दिनों बाद में। याद की हुई है लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। आप भी भूल जाएंगे इसको, अगर आपने पढ़ी हुई है तो याद होगा आप लोगों को। थोड़े थोड़े समय में वापस से याद करनी पड़ती है। जो स्मॉल आर है उसका गुणांक कैपिटल आर कहलाएगा, तो कैपिटल आर आपका हो गया क्यू स्क्वायर। ये लंबा है, पेपर की दृष्टि से मैं कहूँगा अगर आप पेपर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को हाथ ना लगाएं जब तक आपके पास समय एक्स्ट्रा ना हो तो, है ना। एक बार अपने बाकी सारे सवालों को पूरा कर ले, इन सवालों को हाथ ना लगाएं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, समय खाएंगे, अच्छा खासा खाएंगे। ये सिर्फ समय नहीं खाएंगे, अच्छा खासा खाएंगे। देखो मोंगे की सहायक समीकरणों को बुलाओ भाई, मोंगे सहायक समीकरण, मोंगे भैया अपनी जो सहायक समीकरण है वो हमें प्रदान करो। आर डी पी डी वाई टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई बराबर जीरो। एक तो होती है ये, याद है भाई मुझे, आर डी पी डी वाई, वो दिमाग में बैठी रहती है बस। आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर। ये है दो मोंगे समीकरण, यही है वो चमत्कारी समीकरण जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिससे आप हल तक पहुंचोगे। ठीक है, अब आपको दोनों में मान रखना है, जो भी आपके पास है वो सारा लाके यहाँ रख दो। आर की जगह आर रख दो, एस की जगह एस रख दो, टी की जगह टी रख दो। आर की जगह आर रखते ही हो गया आपका क्यू स्क्वायर डी पी डी वाई, टी का मान जो कि पी स्क्वायर है वो हो गया आपका पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स। वी का मान, वी जो होता है वो बराबर वाला होता है, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। बराबर में तो कुछ है ही नहीं, बराबर में तो जीरो है। हाँ जोर से ना बोलिए, कहीं वापस बराबर में कुछ आ गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, लंबा चला जाएगा, नहीं चाहिए। बराबर जीरो, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर, सहायक समीकरण नंबर एक। सहायक समीकरण नंबर दो बनाइए, फिर से आर का मान रखिए। आर का मान है आपका क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। एस का मान, एस का मान माइनस टू पी क्यू माइनस माइनस प्लस टू पी क्यू डी एक्स डी वाई। टी का मान, टी का मान है पी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो।
ये आपका होल स्क्वायर बन गया। देखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का होल स्क्वायर बन गया, बन गया पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए, ये हो गया आपका पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर 0। और पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को डी जेड कहते हैं, फॉर्मूला है ये, डी जेड कहते हैं इसको भाईजान, डी जेड कहते हैं। तो आपका जेड बराबर आ गया, समाकलन करने पर जेड बराबर ए नियतांक है, डी जेड का समाकलन जेड हो गया, जीरो का जीरो गया, समाकलन नियतांक ए आ गया, तो जेड बराबर ए आ गया। आ गया, बढ़िया। हाँ जी सर बढ़िया। अब आ जाओ इस समीकरण की मदद लेके इस समीकरण को डिकोड करते हैं। जैसे हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं कि भाई आ जाओ क्यू डी वाई का मान निकाल लिया, क्यू डी वाई का मान आ जाएगा माइनस का पी डी एक्स, क्यू डी वाई का मान आ जाएगा माइनस का पी डी एक्स। और क्यू डी वाई है का हमारे पास, समीकरण नंबर 1 के पास चलो और देखो दिख जाएगा, होगा कहीं ना कहीं, पक्का होगा, ये सवाल बंधे पड़े हैं, ऐसे ही चलना होगा। ये रहा क्यू डी वाई, और क्यू डी वाई का मान आ जाएगा माइनस पी डी एक्स। जैसे आप इसमें ये रखोगे तो एक देखो क्यू और डीपी तो आपका पड़ा रहने दो, एक एक तो क्यू और डीपी तो पड़ा रहने दिया, और एक क्यू और डी वाई जो है वो माइनस का पी डी एक्स बन गया है, माइनस का पी डी एक्स बन गया। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, और भाई इससे ज़्यादा तो परफेक्ट क्या हो सकता है। प्लस पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, पूरे सवाल में पी डी एक्स को कट कर दो, कॉमन लेके भगा दो, भाग भाई, प्लस, है ना, एक को इधर रख लेते हैं, दूसरे वाले को उधर भेज देते हैं, क्यू डी पी इधर, माइनस पी डी क्यू उधर चला गया, माइनस से माइनस कट गया, पी के नीचे पी को ले आओ, क्यू के नीचे क्यू को ले आओ, डी पी के नीचे पी आ गया, डी क्यू के नीचे क्यू आ गया, ये आ गया log पी, ये आपका आ गया log क्यू, समाकलन नियतांक log बी, है ना। तो log क्यू भी बन गया, log से log कट गया, पी बराबर क्यू भी आ गया। अब यहाँ पे एक बात, रुक जाना, सांस सांस लो, लंबी सांस लो, शांति लो, बड़े ठंडे दिमाग से सवाल करने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाता है ना। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये अनलॉक किससे हुई थी। अनलॉक हुई थी इस समीकरण की वजह से, और इस समीकरण का सॉल्यूशन था जेड बराबर ए, तो इस सॉल्यूशन की वजह से ही अनलॉक हुई है। आपका ये जो मेन सॉल्यूशन आया है बी, ये वाला, ये आया है आपके इसकी वजह से, है ना। तो आपका ये जो नया कांस्टेंट है बी, वो आपके पुराने कांस्टेंट के साथ रिलेटेड होता है, ये आपके मोंगे मेथड का एक ज़रूरी पार्ट है, कि आपका जो भी सॉल्यूशन आया है वो इस चाबी की वजह से आया। तो आप कह सकते हो अगर वो ताला है तो चाबी तो ये थी ना, तो ये इंटर रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए P बराबर, आप कहेंगे भैया ये ताला उस चाबी से जुड़ा हुआ है, तो बी की जगह आप लिखेंगे फंक्शन। ये है सुंदर बात, याद रखिए, अगर ये ना होते, ये भाई साहब ना होते तो, क्योंकि ये आया था ना, इसी से तो ये बना है, इसका मतलब यही तो वो पार्ट है, इससे ये सॉल्व हुआ है, तो इसका मतलब ये चाबी है, वो ताला है। तो कनेक्ट कर दो, बी बराबर एफ ए, मतलब बी जो है वो ए का फलन है, मतलब ए का कोई ना कोई रूप है। हो गया। अब आगे और चलते हैं, आगे और चलते हैं। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, वो अब कम पड़ रही है, कोई ना, ऊपर जगह बना लेते हैं, इसको इधर ले आओ, P माइनस एफ जेड क्यू बराबर 0। यहाँ पे हम लगा देते हैं लांगराज, लांगराज मेथड लगा देते हैं। लांगराज मेथड क्या कहता है, रैखिक समीकरण के लिए वो कहता है कि जो P का गुणांक है वो dx के नीचे लिखो, dx बट्टा कैपिटल P यानी जो स्मॉल p का गुणांक है उसको कैपिटल P कहते हैं, और कैपिटल P हमारा 1 है। dy के नीचे लिखो q का गुणांक, जो q का गुणांक है जिसे कैपिटल Q कहेंगे, वो है माइनस एफ जेड, और फिर बराबर में जो है उसको डी जेड के नीचे लिखो, तो डी जेड के नीचे हो गया 0, डी जेड के नीचे हो गया 0। सॉल्व कर लो, यहाँ पे अगर मैं डी जेड के साथ कोई भी अनुपात लूंगा, 0 बट्टे में 0 से गुणा करूंगा तो सब 0 हो जाएंगे, तो डी जेड बराबर 0 आ गया, और डी जेड बराबर 0 यानी ये वापस यही आ गया जेड बराबर ए, ये जेड बराबर ए आ गया वापस से, वही वाला है ना, वही आ गया। तो जेड तो ए नियतांक है। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं, माइनस एफ, और ये जो हमारा सॉल्यूशन आया जेड बराबर ए, इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जेड की जगह ए रख लेते हैं, डी एक्स इधर आ जाएगा, डी वाई आपका उधर रहेगा, समाकलन कर दे समाकलन कर दो, एफ ए तो नियतांक है, डी एक्स का एक्स हो गया, डी वाई का वाई हो गया, तो ये आपका बन गया वाई बराबर माइनस एफ ए एक्स प्लस समाकलन नियतांक सी, समाकलन नियतांक सी, इसको इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा आपका y प्लस एफ ए की जगह वापस जेड रख दो, समाकलन करने के लिए थोड़ा बहुत हमने बदलाव किया था। c किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, अगर ये ना होता तो c नहीं आता, इसका मतलब c भी कोई ना कोई फंक्शन है a का,
जो जिसकी वजह से आता है, मोंगे ये कहता है, मोंगे किसी का क्रेडिट नहीं रखता, वो सबको कहता है जिसकी भाई जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है हम उनको क्रेडिट देंगे। तो सी, ये जो समाकलन हो पाया है ये इसकी वजह से हो जाएगा। जेड बराबर ए नहीं होता तो समाकलन ही नहीं हो पाता, ये समाकलन ही नहीं हो पाता, क्योंकि वाई जेड का समाकलन कभी कर नहीं सकता था, ना ही जेड का समाकलन एक्स कर सकता था। तो ये हुआ किसकी वजह से पॉसिबल, जेड बराबर ए की वजह से। तो सी इज ए फंक्शन ऑफ ए। पिछली बार स्मॉल एफ लिया था, इस बार कैपिटल एफ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आ गया, ये आपका आंसर आ गया वाई प्लस एक्स एफ जेड बराबर कैपिटल एफ जेड। अब आप कहोगे सर ये कैपिटल एफ जेड तो कहीं आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में नहीं आ रहा, ऑप्शन में कांस्टेंट आ रहा है। तो भाई है तो सी कांस्टेंट ही ना, है तो सी कांस्टेंट ही। तो वाई प्लस एफ जेड एक्स बराबर कांस्टेंट, ये भी आंसर है। वाई प्लस एक्स एफ जेड, वाई प्लस एक्स एफ जेड कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। हाँ, हो सकता है कैपिटल एफ जेड लिखा होता तब भी ठीक था, दोनों ही केस में ये सही है। क्लियर भाई, आया तो सी नियतांक है बेटा, है तो नियतांक ही, है तो ये नियतांक ही। एफ ए को आप इधर ले आओ, वाई प्लस एफ ए एक्स बराबर सी, सी कौन, कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आ गया आपका क्वेश्चन, देख के लग रही है पहचान पा रहे हैं इसको, समाकलन का चिन्ह लगा हुआ सर ये तो समाकलन का सवाल है। नहीं 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 बेटा, समाकलन का नहीं है। देखो, जिस फंक्शन का आप समाकलन कर रहे हैं वो एक समाकलन के अंदर है और एक समाकलन के बाहर है। मतलब आप जिसका अवकलन कर रहे हैं, जिसका समाकलन कर रहे हैं सॉरी, वो अंदर भी है और वो बाहर भी है। ऐसे क्वेश्चनों को इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। इंटीग्रल, या हिंदी में बोलूं तो समाकलन समीकरण, इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं इसको। अब इन सवालों को, ये जो सवाल है ये टेढ़ा है, बनाने वाले ने टेढ़ा बनाया, टेढ़ा। कैसे टेढ़ा, इसको यहाँ से गौर से अगर इनको ध्यान से देखें आप, इस पे जरा नजर मारें तो थोड़ा सा खेल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, इसे देखो, पहचाने हो इसे, ये कौन है, ये कॉन्वोल्यूशन है, कॉन्वोल्यूशन, ये कॉन्वोल्यूशन है। मतलब इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू एक्स माइनस 2, ये है आपका कोस एक्स, कॉन्वोल्यूशन यानी स्टार का चिन्ह आपका यू एक्स। ये कॉन्वोल्यूशन की परिभाषा होती है, कोस एक्स कॉन्वोल्यूशन यू एक्स। कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है दोनों फलनों का गुणा का समाकलन, जिसमें से ए फंक्शन जो है उसमें एक्स की जगह एक्स माइनस टी आ जाएगा, दूसरे वाले में वही रहेगा, और जीरो से लेकर एक्स तक समाकलन होगा। इसी समाकलन का नाम कॉन्वोल्यूशन है। जैसे अब कॉन्वोल्यूशन जैसे ही आता है तो सीधा आता है कि कॉन्वोल्यूशन का फायदा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दे सकता है, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा किसी में भी ताकत नहीं है कि वो कॉन्वोल्यूशन का फायदा उठा सके। कॉन्वोल्यूशन का फायदा सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को उठाना आता है। कैसे आता है देखो, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने पर, दोनों तरफ लाप्लास आपका बाहर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस एक्स कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन कैसे लेता, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फायदा कैसे उठाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहता है अगर दो फंक्शन कॉन्वोल्यूशन में है तो आप उनका अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/1 प्लस बराबर 2। अब कॉस का अलग लाप्लास आएगा, यू एक्स का अलग लाप्लास आएगा। कॉस का लाप्लास हो गया p/1 प्लस पी स्क्वायर। यू का लाप्लास पता, यू तो पता ही नहीं है तो लाप्लास कैसे पता होगा, तो एज इट इज ही रहने दो, एज इट इज ही रहने दो। चलो भाई एज इट इज ही रहने देते हैं। यू लाप्लास यू एक्स को एक तरफ ले आते हैं और इस पद को उधर ले जाते हैं। तुम इधर चलो, तुम इधर आ जाओ, कॉमन निकाल लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालते ही आपके अंदर बचेगा इसमें 1 - 2p/1 प्लस पी स्क्वायर। बच गया, बच गया, मजे से बचा। तुम इधर चलो भाई, 1/1 प्लस, स्लो मोशन में एकदम प्यार से, एकदम आनंद से लघुत्तम ले लो। लघुत्तम आ जाएगा 1 + p², ऊपर आ जाएगा 1 + p² - 2p। तो ऊपर बन गया आपका p-1 का होल स्क्वायर। p-1 का होल स्क्वायर क्यों बनाया, 1 - p का क्यों नहीं बताया, बता सकते हैं ऐसा क्यों किया, कोई जानता है ऐसा क्यों किया, जानते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो एग्जिस्टेंस कंडीशन होती है कन्वर्जेंस की, वो ये कहती है। और होल स्क्वायर में मैंने पहले ही बता चुका, a-b का होल स्क्वायर बनाओ चाहे b-a का होल स्क्वायर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1 का होल स्क्वायर। अब हम निकालते हैं इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, ताकि यू एक्स बेचारा आजाद हो जाए। टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड, इंग्लिश में, हिंदी में भी आप ले सकते हैं। प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण लेने पर इससे कट गया। इस साइड पहले होगा आपका -p-1 है तो पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e की पावर x बाहर आ गया।
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जानते हैं ना, जो पढ़ते हैं वो तो जानते हैं। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में आपका p माइनस वन पी बन जाएगा। अब हो गया 1/p²। 1/p² होता है x का, x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये हो गया x। तो ux आपका आया x इंटू ई की पावर x, यानी आंसर नंबर थर्ड। ये लो भाई, ये लो। और आपको एक सच्ची बताऊं, ये तो समझाने में इतना टाइम लगा है, वरना मुश्किल से इसको 20 से 25 सेकंड का सवाल है ये। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का। तो कॉलेज लेक्चर के सवाल जो है, आप लोगों की भ्रांति दूर कर दूं यहाँ पे। देख पा रहे हैं कि इतने लंबे सवाल नहीं है, ये तो मैंने कहा ना समझा रहा हूँ तो 2 मिनट लग रहे हैं। तो सोचो अगर करता तो ये 10 से 15 सेकंड में तैयार है। आ जाओ, ले जाओ, बन गया। है ना, होटल में ऑर्डर लेट आता है। अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, दोबारा आ गया ये तो। फिर वही कह रहा है हाइपरबोलिक है, बताओ कौन सी कंडीशन है। इसका मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी फिर लौट आया। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी जो है फिर से लौट आया। आओ, आओ हम तैयार हैं भाई, तुम्हारे लिए ही तैयार हैं, आ जाओ। तो जो भी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल आर हो गया, इसका जो गुणांक होगा वो कैपिटल आर होगा, ये हो गया कैपिटल आर। फिर इसका जो गुणांक होगा वो कैपिटल एस होगा। जो वाई स्क्वायर का दो अवकलन होगा उसका जो गुणांक होगा वो कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी होगा। मजाक बना रखा है, एक ही सवाल को घुमा रहे हैं बार बार। है ना, एक ही सवाल को बार बार घुमा रहे हैं, ऐसा क्यों भाई। अच्छा, बच्चों को पास करना है, एस स्क्वायर माइनस रख दो, मतलब बच्चों को कॉलेज लेक्चरर बनाना है ना, इसलिए इसलिए इजी इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो माइनस एस का मान कितना है, वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये आपका एस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे -4r, आर है एक्स स्क्वायर, टी, टी है वाई इंटू वाई माइनस वन का स्क्वायर। और कहा है हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक बेटा वो होते हैं जिसमें एस स्क्वायर -4rt बड़ा होता है जीरो से। तो हाइपरबोलिक दी हुई है, चेक नहीं करनी, इसलिए ग्रेटर देन जीरो लगा के चलो। लगा लिया सर, आपने कहा और हमने लगा लिया। कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है। कौन कौन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर निकल रहा है, बढ़िया है। वाई माइनस वन का स्क्वायर भी निकल रहा है, और ही बढ़िया है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो नहीं है उनको अंदर रहने दो। वाई प्लस वन का स्क्वायर, स्क्वायर जा चुका, वाई माइनस वन का स्क्वायर जा चुका, 4y बचा, बचने दो ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, बोले हाँ जी सर क्लियर है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई माइनस वन का स्क्वायर, ये भी आपका वाई माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन, 4y घट जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा, और ये आपका वाई माइनस वन का स्क्वायर बन गया। बन गया, बोले जी सर बन गया। ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई माइनस वन का 4 पावर। देखो चार चार पावर है, माइनस का तो हो नहीं सकता, तो माइनस का तो हो नहीं सकता, तो वाई का आर एक्स का कोई भी मान रख लो, माइनस तो नहीं कर सकता, लेकिन खतरा है, एक बड़ा खतरा है। अगर एक्स जीरो हो गया तो फिर हाइपरबोलिक कैसे रहेगा। जीरो हो गया तो, जीरो हो गया तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हाइपरबोलिक बनी रहे, इसके लिए भी शर्त है कि भाई साहब सुनिए, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स जीरो हो गया तो गड़बड़ा जाएगा, फिर हाइपरबोलिक और कुछ नहीं है फिर। अच्छा, वाई एक हो गया तो, नहीं वाई एक भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये हाइपरबोलिक तभी तक बनी रहेगी जब एक्स जीरो और वाई एक ना हो। हाइपरबोलिक बने रहने के लिए भी तो शर्त होती है ना, जैसे प्रधानमंत्री बने रहने के लिए भी जरूरी है कि आपका बहुमत बना रहे, बहुमत बना रहेगा तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बहुमत चला गया तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे। तो ये हाइपरबोलिक रहेगा कब तक, जब एक्स जीरो नहीं है और वाई एक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। क्या कर रहे हो, हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, सबको कॉलेज लेक्चर बनाओगे क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, मतलब पकड़ के बैठ गया। मतलब पेपर बनाने वाला ऐसे पेपर बना रहा है जैसे एक ही किताब उसके पास है, बैलेंस पेपर नहीं बना रहे। आ जाओ, देखो, दो बार अवकलन एक्स के साथ, जो भी दो बार एक्स के साथ अवकलन होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है, तो इसका जो गुणांक है वो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर हो गया आपका वाई। फिर वाई के साथ दो बार है, इसका मतलब ये टी है, तो ये कैपिटल टी हो गया। कैपिटल टी आपका एस हो गया, कैपिटल टी जो है वो एक्स हो गया। यू का दो बार अवकलन जिसमें से एक एक्स और एक वाई हो, वो इसमें है नहीं, यानी स्मॉल एस नहीं है। स्मॉल एस नहीं है, इसका मतलब कैपिटल एस जीरो है। ठीक है, खुद ने कह रखा है कि हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक बता रखा है, ठीक है भैया। हाइपरबोलिक है, इसका मतलब एस स्क्वायर -4rt ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, एस को लाओ, एस जीरो है सर, आर कितना है, वाई है, टी कितना है, ग्रेटर देन जीरो।
-4xy, सही है। -4 को उधर भेज दूं तो एक्स वाई हो जाएगा लेस देन 0। अब एक्स वाई लेस देन 0 कब तक बना रहेगा? शर्तें ऐसे नहीं है कि एक्स वाई लेस देन 0 बना रहेगा। ये तब तक बना रहेगा जब इनमें से एक प्लस का है और एक माइनस का है। एक प्लस का एक माइनस का है, मतलब विपरीत चिन्ह क्या है? एक्स और वाई दोनों विपरीत चिन्ह के आने चाहिए। अगर एक्स और वाई विपरीत चिन्ह के ना हुए, अगर दोनों सेम चिन्ह के हो गए, मतलब मान लो दोनों ही प्लस हो गए, तो प्लस आ जाएगा, प्लस जीरो से छोटा नहीं हो सकता फिर। और दोनों माइनस आए तो प्लस आ जाएगा, तो जीरो से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब एक प्लस आए और एक माइनस आए, एक प्लस आए और एक माइनस आए, मतलब दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। और अपोजिट साइन एक्स और वाई अपोजिट साइन के कब होते हैं? अलग अलग चिन्ह के कब होते हैं? जवाब है जब आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 और 4 हो। क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में आपका एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। यहाँ पे आपके चिन्ह बदलते हैं, दोनों के अपोजिट चिन्ह होते हैं। तो आपका आंसर है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हाइपरबोलिक रहेगा कब तक? जब तक आप इसको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे, वरना बदल जाएगा, बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये चला गया भैया मोंगे का फिर से एक नया रूप। ये गंदे हैं भाई, बहुत बुरे होते हैं मोंगे वाले, बड़े लंबे लंबे होते हैं। और शायद मैं पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, एक बार छोड़ देने चाहिए। समय बचे तो वापस लौट आइए, वरना हाथ जोड़ के निकल जाइए, कभी कोई बात नहीं। कभी दोबारा मिलेंगे, कभी दोबारा मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। अब इनमें ये मोंगे नहीं है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, मोंगे की एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्योंकि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर आ जाता है तो फिर वो एक्सटेंडेड फॉर्म चली जाती है मोंगे की भी। मोंगे में भी एक और फॉर्म है एक्सटेंडेड फॉर्म। तो सवाल वहां चला गया। कैपिटल आर वही, वहां तक तो वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल आर 2 है, कैपिटल आर 2 है। टी का जो गुणांक है वो आपका कैपिटल टी है, जो कि ई की पावर एक्स है। स्मॉल एस इसमें है नहीं तो वो जीरो हो गया। ठीक है। ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर होता है, इसका जो गुणांक होता है वो कैपिटल यू कहलाता है, कैपिटल यू। ये थोड़ा सा ध्यान और रखिएगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका वी। या एक बार मान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि आपको सही बता रहा हूँ। ये है आर टी एस यू और वी। ये सारी चीजें होगी, लंबा जाएगा भैया, लंबा जाएगा, लेकिन चलिए कोई ना। आ जाओ, पहली सहायक समीकरण बनाते हैं। मोंगे की सहायक समीकरण आपको याद है, बस उसी को आगे चलाना है। मोंगे की सहायक समीकरण थी आपकी आर डी पी डी वाई टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई। लेकिन रुको, बस यहाँ तक नहीं है, व्यू भी है। अब यू कैसे शामिल होगा वो देखो, एक पद और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, प्लस यू डी पी डी क्यू। बस बस, ये एक एक्स्ट्रा पद इनमें ऐड हो जाता है। ऐसे ही जो आपकी दूसरी सहायक समीकरण है उसमें भी ऐड हो जाएगा। लेकिन रुको, अगर पहली सहायक समीकरण सॉल्व हो रही है तो फिर दूसरी के पास क्यों जाए? है ना, एक बार पहले आपको यहीं रुक के ठहर के थोड़ी देर वेट करना है। और पेपर का सवाल है, शायद इतना लंबा नहीं बनाएगा कि दूसरे तक भी आपको जाना पड़े। थोड़ा सा डाउट कर सकते हो, क्योंकि पेपर का सवाल है, कंपटीशन का सवाल है। कोई बीएससी की एग्जाम थोड़ी है, थोड़ी एमएससी का एग्जाम थोड़ी जो लंबा लंबा देगा 20 नंबर वाला। तो थोड़ा डाउट तो हो सकता है, एक बार रुकते हैं, है ना। रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। आर का मान रखो, जरूरत पड़ेगी तो समीकरण बना लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ करो ही मत, मैं तो कह ही रहा हूँ छोड़ दो, भाग जाओ इससे दूर। रिस्क ये इसमें, 2 dp dy, टी का मान ई की पावर एक्स डी क्यू डी एक्स, वी का मान जीरो। वी जीरो थोड़ी है यार, ना ना है। कुछ तो जीरो हो जाता है यार, ठीक लगता, सुंदर लगता, लेकिन होते नहीं है। यू का मान -1, ये आपका आ गया। ठीक है, देखो जोड़े बनाते हैं, जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, जोड़े बन रहे हैं। मैं कौन हूँ बनाने वाला, ऊपर से ही बना के भेजे। अगर मैं इनमें से डीपी कॉमन निकालूं, जो कि निकल रहा है, तो ये बन जाएगा 2 dy, बन गया। इन दो में से ऐसे ही जोड़े इनमें भी देखो। एक तो ई की पावर एक्स तो कॉमन है ही, माइनस भी कॉमन निकालो, ई की पावर एक्स भी कॉमन निकाल लो, और डी एक्स भी कॉमन निकाल लो। निकाल लिया? बोला, हाँ जी सर निकाल लिया। तो अंदर बचेगा 2 dy माइनस, और बराबर में ये लो, देखो कॉमन आ रहा है। 2 dy माइनस डी क्यू जो है वो आपको कॉमन मिल रहा है, डी पी माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर, अलग अलग दो पार्ट कर लो। 2 dy माइनस डी क्यू बराबर 0, और दूसरा हिस्सा है आपका डी पी ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर 0। कर दे समाकलन, आराम से हो जाएगा, कर दो। 2 y माइनस क्यू बराबर ए, और पी ई की पावर एक्स बराबर ए, भी नाम आप आगे पीछे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भाई आपका
क्यू का मान आ जाएगा क्यू बराबर 2y माइनस ए व, और यहाँ p बराबर आ जाएगा e की पावर x प्लस बी। ठीक है, और हम जानते हैं dz बराबर होता है p dx प्लस q dy, जिसमें से आपका p का मान है e की पावर x प्लस बी dx प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x bx प्लस, अच्छा मैंने दोनों ही p के मान एक रख दिए, p q का मान भी तो है, q का मान है 2y माइनस ए, ये वाई स्क्वायर बटा 2 आ गया तो वाई स्क्वायर हो गया माइनस ए वाई प्लस समाकलन नियतांक c। मिलाओ भाई कौन सा है, e की पावर x माइनस बी एक्स, नहीं, प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस ए वाई, तो परफेक्ट मिला है ना। देखो देखो कितना परफेक्ट मिला है, मतलब हमारा इंतजार कर रहा था। देखो मिलाओ, देखो z बराबर e की पावर x प्लस बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस सी, एकदम परफेक्ट, कोई किंतु परंतु नहीं। अगले क्वेश्चन पे आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, फिर आगे लिखा पड़ा ही है वेरिएशन प्रॉब्लम, लिखा ही पड़ा है नाम के ऊपर वेरिएशन प्रॉब्लम। तो ये है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि ये जो है, ये देखो dy बाई डी एक्स जानबूझ के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। dy बाई डी एक्स वाई डैश का नाम होता है, तो ये वाई डैश का स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, ये आपका फंक्शन है एफ, फालतू की नौटंकी कर रहा है। वाई जीरो बराबर एक है और वाई टू वाई बराबर एक है। अब आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे, एग्जैक्टली दो होंगे, इनफाइनाइट होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, क्या स्थिति होगी भैया बता दो। बताते हैं साहब, अभी बताते हैं। तो पहले आयलर लांगराज इक्वेशन लगाते हैं, जो कि हमें कहती है कि डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश बराबर आपकी जीरो होती है। रख दो मान, डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के साथ अवकलन करोगे तो माइनस के दो वाई आ जाएंगे, वाई डैश का जीरो हो जाएगा, वाई डैश का जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ कर दूँ, कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे करके आपके लिए रख देता हूँ। डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस का दो वाई, एफ का वाई डैश के साथ आपका दो वाई डैश। ठीक, ले आओ इन मानों को, बुला लो भाई। ये दो वाई डैश है, ये डी ओवर डी एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई है हमारा दो वाई, और वो हो गया दो वाई डैश। ठीक है, दो बाहर आ जाएगा, दो का माइनस दो का भाग ही दे देते हैं, निपटाते हैं ना, प्लस हो जाएगा। वाई डैश का दोबारा अवकलन करोगे तो वाई डबल डैश हो गया, वाई डबल डैश को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस वाई डी स्क्वायर प्लस वन वाई बराबर जीरो। अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण बन गई। सहायक समीकरण निकाल लेंगे पहले, अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण बन गई। सहायक समीकरण निकाल लेंगे, एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, एम बराबर प्लस माइनस आयोटा, सी एफ निकलेगा पी आई निकलेगा। पहले सी एफ निकलेगा, सी एफ बराबर हो जाएगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक है, बराबर में जीरो है इसलिए पी आई कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। टोटल सॉल्यूशन y बराबर हो जाता है सी एफ प्लस पी आई का सॉल्यूशन हो गया, y बराबर हो गया सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू आ गया। अब अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल करवाओ, रखो। क्या कहा गया, जीरो रखने पर एक आएगा, एक्स का मान जीरो रखो, एक्स का मान रखते ही साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मान एक हो जाएगा, सी वन बराबर आ गया एक। वह दूसरी कंडीशन है टू पाई बराबर एक, तो टू पाई रखोगे तो साइन टू पाई का मान जीरो, कॉस टू पाई का मान हो जाता है एक, साइन टू पाई जीरो हो गया, फिर सी वन आ गया, सी वन बराबर एक, सी वन का मान एक है, सी टू का कोई मान नहीं आया है। तो ये आपका आंसर बन गया y बराबर कोस एक्स प्लस सी टू। यहाँ सुनो, सी टू का मान, इसका मतलब सी टू का कोई मान नहीं है, सी टू का कोई मान नहीं है, इसका मतलब है कि सी टू के सारे मान सत्य है, सारे मान सही है। अब सारे सही है, मतलब सी टू बराबर एक है तब भी सही है, सी टू दो है तब भी सही है, सी टू तीन है तब भी सही है, सी टू चार है तब भी सही है। इसका मतलब कितने आंसर हो गए, अनंत। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सी टू जो है वो आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है, हर केस में ये सॉल्यूशन ही है। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल गलत, गलत इंटीग्रल इक्वेशन का है, चैलेंज कर दिया हो तो डिलीट हो जाएगा, नहीं चैलेंज किया है तो पड़ा रह जाएगा। कैसे, कैसे, देखो वी वाई है, वी फंक्शन ऑफ वाई है, अंदर आपका फंक्शन आ रहा है यूपी। यूपी कहाँ से आ गया भैया, या तो बाहर भी यूपी होना चाहिए था, अंदर भी यूपी होना चाहिए था, तो ये तो मामला फंस गया, ये गलत हो गया है ना।
तो मिस प्रिंटिंग हो गई है, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे इसको वीपी कर दें और फिर हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ठीक करने का ठेका थोड़ी ले रखा है हमने, क्वेश्चन हम ठीक करेंगे। हम तो जो सही है वही करेंगे, बाकी तुम जानो। दूसरा, इसका ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं, ऑप्शन में जो भी है एक बार आप इन ऑप्शनों को मानिए, इसको रखिए, सॉल्व करिए, अगर बैठता है आंसर तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन गलत है। तुम काहे माथापच्ची करें, क्यों अपने दिमाग को खराब करें। तुम्हारा दिमाग हमने बचा लिया, गलती तो इसमें भी थी, गलती तो इसमें भी थी, सेम की सेम वही गलती है। देखो, दिख रहा है आपको, यहाँ वी लिखा है, यहाँ यू लिखा है, तो चैलेंज किया है तब तो गया डिलीट, चैलेंज किया है तब तो डिलीट हो गया, नहीं चैलेंज किया है तो ये चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, मजाक है, कुछ भी करोगे तुम लोग। यहाँ वी लिख दिया, अरे भाई, जो फलन अंदर होता है वही बाहर होता है ना। इंटरगल इक्वेशन में ऐसा होता है, लिखा पड़ा है, ये देखो खुद नहीं लिखा है इंटरगल इक्वेशन, तो इंटरगल इक्वेशन में ऐसा होता है। अज्ञात फंक्शन जो होता है वो हमेशा आपके इंटरवल के अंदर होता है, ज़्यादातर बाहर भी वही होता है। फिर बाहर कोई, बाहर ही होता है तो फिर या तो कोई ज्ञात फंक्शन होगा या फिर अज्ञात होगा। वी एक्स ज्ञात तो लग नहीं रहा, फिर अज्ञात होगा, अज्ञात होगा तो वो यू एक्स ही है, दो अज्ञात हो नहीं सकते। तो फंस गया, फंस गया भाई। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ये कहा गया कि मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लगाइए। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है घुमाते रहो। सबसे पहले यू को कुछ मानो, या तो दिया गया होगा वो लेके चलो, या खुद से मानो और घुमाते रहो। यू का पुराना मान रखो, नया ले जाओ, पुराना ले जाओ, पुराना लाओ, नया ले जाओ। होता ना, ऑफर चल रहा है, दीपावली ऑफर चल रहा है, समझो दीपावली ऑफर चल रहा है। आपको यू एन प्लस वन मिल जाएगा अगर आप यू एन लेके आओगे तो। यू एन लाओ, यू एन प्लस वन ले जाओ, ये ऑफर चल रहा है। दीपावली आई नहीं है, लेकिन ऑफर दीपावली वाला है, यू एन, ठीक है। सबसे पहले n का मान आप यहाँ पे 0 रखेंगे, तो u0 हो जाएगा, u1 आ जाएगा, फिर u1 रखेंगे, u2 आ जाएगा, फिर u2 रखेंगे, u3 आ जाएगा। और थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है, बस शुरुआत की कहानी पकड़नी होती है आपको। तो सबसे पहले मैं u0 बराबर शुरू करता हूँ, u0 बराबर 0 लेके, क्योंकि दिया हुआ है, मैं लेके नहीं चल रहा हूँ भाई, दिया हुआ है। 0 से शुरू कर रहा हूँ, 0 रखूंगा, तो जैसे यहाँ 0 रखूंगा, u0, n का मान, पहला स्टेप है तो n 0 हो गया, u0 से u1 आ जाएगा, तो u0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, सारा समाकलन 0 आ गया, मेरा आंसर आ गया। u1 मुझे मिल गया, और वो मुझे 1 ही मिला है, बढ़िया, बड़ी प्रभु की कृपा है, u1 मिल गया। u2 निकाल लो, u1 को रखकर u2 निकाल लो, 1 प्लस 0 to x। आप u1 जो है वो यहाँ रखेंगे, x माइनस टी डी टी, एक्स डी टी का t, 0 से लेकर x तक, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स टी स्क्वायर बटा 2, 0 से लेकर x तक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2, 1 प्लस, इसको ऐसे लिख लूँ, एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। अब ये, क्योंकि ये विस्तार आगे और बढ़ेगा, अभी आप u2 निकालेंगे, फिर u2 रखेंगे, u3 आ जाएगा, u3 निकालेंगे, u4 आ जाएगा। हमें ये नहीं करना, हमें तो बस अब पदचिन्ह देखो कि ये पदचिन्ह किसके होते हैं। कोस के ऐसे पदचिन्ह होते हैं क्या? कोस के पदचिन्ह होते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 एंड डैश डैश डैश, माइनस होते हैं। तो भैया कॉस तो नहीं है, कॉस तो नहीं है। साइन के पद चिन्ह देखो, साइन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, साइन के पद चिन्ह भी नहीं है, ये साइन भी नहीं बनने वाला। साइन हाइपरबोलिक के देखिए, साइन हाइपरबोलिक के होते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, साइन के भी मैच नहीं कर रहे हैं पद चिन्ह, साइन हाइपरबोलिक भी नहीं है। कॉस हाइपरबोलिक के होते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। अच्छा, रुझान मिलने लग गए हैं, देखो आ रहा है, मैच कर गया, पकड़ लिया, बस। पूरा थोड़ी निकालेंगे, अनंत तक थोड़ी लेके जा सकते हैं, कौन संभव है, पद चिन्हों से पकड़ते हैं फिर। पद चिन्ह है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, आया। बस कितने आरामदायक सवाल है, मजे से हो रहे हैं ना, मजे से हो रहे हैं, ठीक है। इतना इसलिए कहता हूँ कि कई बार हम चीज़ों को हाइप कर देते हैं, कई बार हम चीज़ों को बहुत खींच के ले जाते हैं। आप एक प्रॉपर टाइम दें, अगर कॉलेज लेक्चर को अगर एक प्रॉपर टाइम दें, जितना समय चाहिए उसको, अगर आप उतना समय उसको दें, तो आप देखेंगे कि ये इतने मुश्किल नहीं है सवाल। एक्चुअल में जो 10th के होते हैं प्रतिशत है ना, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, वो ज़्यादा जानलेवा है, वो ज़्यादा खून पीते हैं बजाय इनके। ये बेचारे बड़े सीधे सीधे सवाल है, देखो। सेकंड इटरेटिव कर्नल निकालो आप, सेकंड इटरेटिव कर्नल जो है वो निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है, निकाल देंगे अभी लो। किसका? इस कर्नल का सेकंड निकालना है। सेकंड जो होता है वो होता है K2, K2 शुरू होता है समाकलन A to B
आपका जो कर्नेल है के वो वाला, और उसमें आप के एक्स कोमा जेड लेते हैं, फिर के वन लेते हैं, वो जेड कोमा टी लेते हैं और डी जेड के साथ समाकलन करते हैं। देखो मिलाओ क्या क्या चीजें आपके पास है, ए और बी आपके पास ये रहे, माइनस का एक और जीरो, रख दो, रख दो। ए का मान है आपका माइनस एक, बी का मान है आपका जीरो, रख दिया सब। के आपके पास ये रहा, लेकिन टी की जगह जेड रखिएगा बेटा, टी की जगह जेड रखिएगा, लो अभी रख देते हैं। जहाँ टी है वहाँ जेड रखना है, जहाँ टी है वहाँ जेड रखना है, रख दिया। के वन कहाँ से आएगा, अरे भाइयों, के वन जो है वो इसी का ही नाम है, ए का नाम ही के वन होता है। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं इटरेटेड कर्नल बनाना, जब हम शुरू करते हैं तो बेटा यही बंदा जो होता है, जो के होता है वहीं से शुरू करते हैं, उसी को के वन से कह के शुरू करते हैं, और फिर के टू निकालते हैं, जो पहला हमारा इटरेटेड कर्नल होता है, पुनरावर्ती से निकाला गया कर्नल होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रिक थी। आ जाओ, यही के वन है तो यही के वन है, इस बार जेड टी रखना है, इस बार ध्यान रखिएगा जेड टी रखना है, एक्स की जगह आपको जेड रखना है, टी की जगह टी ही रहेगा, एक्स की जगह जेड रखना है, टी की जगह टी रहेगा, टी को कोई चेंज नहीं करेंगे आप, तो वन माइनस टी हो गया। और समाकलन आपका जेड के साथ होगा, तो एक्स और टी वाले पदों को बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है भैया, वन प्लस एक्स बाहर जाओ, वन प्लस जेड, वन माइनस टी तुम भी बाहर जाओ, सिर्फ जेड वाले जो पद है तुम लोग भाई अंदर रहो, गुणा वुणा करनी है तो कर लो, वन माइनस जेड, वन प्लस जेड, ये हो गया वन माइनस जेड स्क्वायर, और ये रहा आपका डी जेड, ठीक है, वन प्लस एक्स, वन माइनस टी, समाकलन कर दो, एक का हो गया जेड, जेड स्क्वायर का हो गया जेड क्यूब, माइनस एक से लेकर जीरो तक, सॉल्व करो, जीरो रखोगे तो सब कुछ जीरो आ जाएगा, माइनस का एक रखोगे तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 2/3, माइनस माइनस प्लस का 2/3, एक बार में आंखों ही आंखों में मैंने निपटा दिया इसको। छोटे मोटे लघुत्तम तो आंखों में निपट ही जाते हैं। 2/3, वन प्लस एक्स, वन माइनस टी, जो कि आपका आंसर हो गया, सही है। ये लो, मुश्किल था, कहाँ मुश्किल था भाई, कहाँ मुश्किल था, दो लाइनों में तो हो रहा है, उसको मुश्किल कहोगे, जटिल कहोगे क्या इसको, कि जटिल है, गलत कहोगे। चलो ये क्वेश्चन जो है, देखो पढ़ो, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की पॉसिबल वैल्यू बताइए, फॉर विच द वेरिएशन प्रॉब्लम, इसका मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आ गया, दोबारा आ गया, कितने आएंगे पकड़ के बैठ जाते हैं, पहले पीडी के पीछे पड़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी के, वही वही आए जा रहे थे, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी को बंद किया है तो बंदों ने पकड़ लिया सीओवी को, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को, पकड़ने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, भाई कह रहे अल्फा जो है उसका मान निकाली, पॉसिबल वैल्यू निकाली, ताकि इसके पास एक्सट्रीमल हो जाए, एक इसके पास एक चरम बिंदु, चरम फलन जो है वो मिल जाए, इसको मिल जाएगा, करा देंगे व्यवस्था, अभी करवा देते हैं। देखो ये रहा आपका एफ आपके पास, 3y² 3y² प्लस 2x³ 2x³ वाई डैश, 3y² प्लस 2x³ वाई डैश हो गया। लगा दें आयलर लांगराज इक्वेशन, क्या कहती है आयलर लांगराज इक्वेशन, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश बराबर में ज़ीरो, कर दो, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे, इसके साथ अवकलन करोगे तो ये आ गया 6y, वाई डैश का ज़ीरो हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, यहाँ अवकलन करोगे y² का जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप तो y डैश के साथ कर रहे हो, आप तो y डैश के साथ कर रहे हो, तो y डैश कहाँ है, यहाँ आंशिक अवकलन बड़ा फिक्स होता है, वो उसी का ही करता है जिसके साथ आप अवकलन करवा रहे हो, ऐरे गहरे नत्थु गहरे का नहीं करता ये, ध्यान रहे साथियों, दो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x², 6 का भाग दे दो तो y बराबर आ गया आपका x², ये आपका जो पथ आ गया, वो फलन आ गया जो आपका एक्सट्रीमल है। अब इसको संतुष्ट कराना है y अल्फा बराबर 0, यानी x की जगह अल्फा रखना है और y की जगह 1 रखना है, x की जगह अल्फा और y की जगह 1, x इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू 1 रखने पर ये आ गया आपका y बराबर 1, x की जगह अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1, जिससे अल्फा बराबर आ गया प्लस माइनस 1, तो अल्फा के दो मान आए, प्लस का एक और माइनस का एक, एंड ये हमारा आंसर हो गया, आंसर थर्ड। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 16, क्या लंबा था, नहीं नहीं, देख लो, देख लो भाई, खुद ही देख लो, मैंने नहीं कहा है, खुद ही देख लो, ये क्वेश्चन किसका है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा पड़ा है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है मैट्रिक्स स्पेस,
ये दूरी समष्टि का क्वेश्चन है मैट्रिक स्पेस का, और मैट्रिक स्पेस दूरी के नियमों को मानती है, दूरी के नियमों को, याद है ना, दूरी, दूरी के नियमों को मानती है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा नियम है। मैट्रिक है मतलब दूरी है, दूरी है तो जो दूरी के नियम होते हैं वो मानती है। एडवांस मैथ्स की बात नहीं कर रहा, भूल जाओ, सिंपल याद रखो। दूरी का क्या नियम होता है, आप जहाँ खड़े हैं, आपसे कोई दूसरा बिंदु, जो भी आदमी जहाँ भी दूर खड़ा है, उसके बीच की दूरी जो है वो धनात्मक होगी, है ना, दूरी हमेशा प्लस में होती है। दूरी का मान कम से कम जीरो हो सकता है, जीरो से माइनस नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और एक याद आता होगा त्रिभुज की समीका, त्रिभुज में दो नियम काम करते हैं, क्योंकि त्रिभुज दूरी से बना है, त्रिभुज जो है वो दूरी का ही तो कंसेप्ट है। ये आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का एक शीर्ष है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, त्रिभुज के दो नियम होते हैं, दो नियम, दो दूरियों का योग हमेशा तीसरी दूरी से बड़ा होता है, पक्का होता है। एक नियम और होता है कि दो दूरियों का अंतर हमेशा तीसरी दूरी से, दो दूरियों का अंतर हमेशा तीसरी दूरी से छोटा होता है। दो दूरियों का अंतर, ये देखो, पकड़ो, यहां से आ जाओ, दो दूरियों का अंतर, यह एक्स और जेड के बीच का अंतर, ये हो गया एक्स और जेड, ये वाली दूरी, ये दूरी कहलाती है डी एक्स कोमा जेड, एक्स और जेड के बीच की दूरी। फिर जेड और वाई के बीच की दूरी, ये हो गई आपकी एक्स और वाई के बीच की दूरी। तो दो दूरियों का अंतर तीसरी दूरी से हमेशा छोटा होता है, त्रिभुज का नियम कहता है। तो दो दूरियों का अंतर हमेशा तीसरी दूरी जो भी है उससे छोटा होता है, क्योंकि त्रिभुज के दो नियम है, त्रिभुज के दो नियम होते हैं, मैंने वही काम में लिए। त्रिभुज का पहला नियम तो ये कहता है कि दो भुजाओं का योग की बात करो तो इन दो का जोड़ इससे बड़ा होगा, जोड़ तो बड़ा होगा, अंतर छोटा होगा। आहा, क्या नियम है भाई, देखो सुंदर नियम है, त्रिभुज का नियम है ये। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। सही है गलत है? बोले हाँ जी सर, ये नियम यहाँ पे काम में लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। थ्योरी आ रही है, मजा आ रहा है यार, अब तो थ्योरी आ रही है, आने दो आने दो, थ्योरी तो बहुत कम समय खाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सिंगलटन सेट। ये भैया आ गया आपका मैट्रिक स्पेस का ही चल रहा है, क्योंकि जब ओपन सेट क्लोज सेट चलता है ना, तब वो मैट्रिक से ही चलता है। वैसे तो सिंगलटन सेट टोपोलॉजी में भी आते हैं, रियल एनालिसिस में भी आते हैं, लेकिन मैट्रिक स्पेस चल रहा है, मैट्रिक स्पेस में भी आता है। क्योंकि मैट्रिक भी तो कहीं ना कहीं किसी पे परिभाषित होती है, चाहे आर पे कर लो, चाहे सी पे कर लो, या किसी और पे एक्स पे डिफाइन कर लो, तो होती तो वो भी दूरी का ही कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, बिल्कुल होता है भैया। जो इंटरवल जो होते हैं ना, जो जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं, सेट में भी वैसे ही होते हैं। अगर इंटरवल ओपन है तो सेट भी ओपन है, इंटरवल क्लोज है तो सेट भी क्लोज है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन सत्य पूछा ना होगा इस बार, क्योंकि दो दो सत्य, इसलिए सत्य नहीं पूछा होगा। ये कह रहा है कौन सा गलत है, गलत पूछा है। आगे, एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन सेट, ना 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 ना, सिंगलटन सेट नहीं ओपन, गलत भैया, गलती बात बोलता है, गलत बात बोलता है। क्योंकि अगर कोई सेट सिंगलटन सेट है, इसका मतलब उसके पास एक ही अवयव है, और एक अवयव है तो बेचारे के पास प्रतिवेश कहाँ से आएगा, पड़ोसी कहाँ आएगा, इसने घर बना लिया खेत में, जो खेत में घर बनाएगा उसके पड़ोस कहाँ से आएगा। कोई व्यक्ति अगर खेत में घर बना लेगा तो पड़ोस कहाँ से आएगा, पड़ोस नहीं है, जिसके पास पड़ोस नहीं है ओपन सेट नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट, बिल्कुल क्लोज सेट होंगे, ओपन तो हो नहीं सकते क्योंकि इनके पास पड़ोस होता नहीं है। नाइबरहुड, इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में नहीं समझ में, तो नाइबरहुड नहीं होता इनके पास, पड़ोस चाहिए, पड़ोस, सामाजिक प्राणी होने के लिए पड़ोस चाहिए, ओपन सेट बनने के लिए पड़ोस चाहिए, बिंदुओं को पड़ोस मिल नहीं रहा, तो फिर ओपन सेट कैसे होंगे। हाँ, क्लोज हो जाओ, क्लोज रह सकते हो, अपने घर है ना, खेत में बनाओ, कहीं बनाओ, अकेले बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कौन कह रहा है मना कर रहा है, क्लोज हो जाओ। ओपन नहीं हो सकते, ओपन होने के लिए तो दिल खोलना पड़ता है, दिल खोलने के लिए पड़ोसी चाहिए, किससे खोलोगे दिल, है ना, दिल खोलने के लिए पड़ोसी चाहिए, किससे खोलोगे। 19वां क्वेश्चन, मैट्रिक स्पेस चल रहा है, मैट्रिक स्पेस ही चल रहा है, स्पेस की थ्योरी कमाल है, सबसे कमाल थ्योरी जो हो मैट्रिक स्पेस की होती है, टोपोलॉजी की तो उससे ही बढ़कर है भाई। टोपोलॉजी का नाम सुनते ही तो क्या कहना। आ जाओ, क्या कह रहा है ये देखो, ये कह रहा है इफ ए इज ए एनी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स, ए जो है वो सबसेट है किसका, मैट्रिक स्पेस का, और एक्स का स्पेस है, मैट्रिक स्पेस एक्स का एक सबसेट है ए। अब ए इज ए ओपन, ए ओपन है इफ ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, बकवास कर रहा है, फालतू बात कर रहा है, ये तो क्लोज सेट की परिभाषा है, ये तो क्लोज की परिभाषा है। क्लोज सेट कौन होता है, क्लोज सेट वो होता है जो अपने लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करने वाला क्लोज सेट होता है, ओपन सेट नहीं होता। फालतू बकवास कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है लोगों को, चल कट। दूसरा, ए इज ओपन
इफ ए इज ए नाइबरहुड ऑफ इच ऑफ इट, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ओपन कौन होता है? जिसके पास पड़ोस होता है, जिसके पास पड़ोसी होते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ए इज ए नाइबरहुड इच ऑफ पॉइंट, अगर ए जो है वो अपने हर बिंदु का पड़ोसी है तो इसका मतलब ए ओपन है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल सत्य बात, एकदम सत्य बात। अब मजाक से बाहर निकलूं तो ये ओपन सेट की परिभाषा होती है, ओपन सेट की परिभाषा। ओपन सेट की बहुत सारी परिभाषाएं होती है, उसमें से ये भी एक परिभाषा है कि ओपन सेट कौन होता है, इफ एंड ओनली अगर कोई सेट ओपन है तो वो अपने हर पॉइंट का सामीप्य होता है, प्रत्येक पॉइंट का एनबीडी होता है। ये डेफिनेशन कहती है। ये ओपन सेट की एक और डेफिनेशन है। ओपन सेट की कई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में से एक प्रभावी सुंदर डेफिनेशन ये है कि ओपन सेट वो है जो अपने हर बिंदु का, जो उसके पास है, हर बिंदु का वो पड़ोसी है, तो वो ओपन सेट कहलाता है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, अच्छी बात ही कह रहा होगा, मैट्रिक्स स्पेस का फिर क्वेश्चन आ गया। फिर आपका क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स स्पेस का है। कह रहा है इफ डी इज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक ऑन एक्स, अगर डी एक मैट्रिक्स, डी एक मैट्रिक है, के से गुणा करने के बाद भी वो मैट्रिक रहेगी। अगर डी एक मैट्रिक है, डी एक मैट्रिक है, के से गुणा करने के बाद भी मैट्रिक रहेगी तो के कौन होगा? रुक जाते बात करते, के बाद तीन संभावना है भैया, तो जीरो होगा। जीरो हो गया तो, जीरो हो गया तो सब कुछ ही ले बैठेगा। जीरो हो गया तो ये सब कुछ ही ले बैठेगा, जीरो करते तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। फिर कौन मैट्रिक, काहे की मैट्रिक, सब कुछ खत्म। तो ये के जीरो तो नहीं हो सकता पहले तो। या दूसरा, के अगर माइनस का हुआ तो, अगर के माइनस का हो गया तो आपकी दूरी माइनस के आने लग जाएगी, और दूरी का अगर माइनस के आने लगी तो जो पहला एक्सियम है दूरी समझते का, जो पहली शर्त है कि दूरी कभी माइनस में नहीं आ सकती, तो माइनस में आनी शुरू हो जाएगी। तो भैया माइनस के होते ही तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा के प्लस का हो तो सब कुछ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, के जीरो से बड़ा हो। क्योंकि अगर डी कोई दूरिक है, पर ये बाकायदा रिजल्ट है अच्छा खासा, कि डी अगर दूरिक है तो डी को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से गुणा करोगे तो उसके बाद भी वो दूरिक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये आपका लेट डी बी ए यूजुअल मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक मतलब सामान्य दूरिक। सामान्य दूरी क्या होती है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मोड, दोनों के जो बिंदु की दूरी है उनको घटा दो, मोड निकाल लो, वो सामान्य दूरी कहलाती है। सामान्य दूरी हम ऐसे ही निकालते हैं, सामान्य दूरी ऐसे ही निकालते हैं। मान लीजिए ये 0 पॉइंट है, रामलाल जो है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, रामलाल यहाँ खड़ा है 0 पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर। श्यामलाल यहाँ खड़ा है 0 पॉइंट से 8 मीटर की दूरी पे। अब आपसे पूछूं कि राम और श्याम के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर 8 - 5, 8 यही होती है। तो इसको सामान्य दूरी कहते हैं। सामान्य दूरी में क्या होता है, आप देखते हैं आप कितनी दूरी पे खड़े, वो कितनी दूरी पे खड़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को माइनस कर दो पूरे, इसे सामान्य दूरी यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। अब ये यूजुअल मैट्रिक है, आपको डायमीटर सेट ए और बी का डायमीटर बता रहा है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर का मतलब बड़ी से बड़ी दूरी को डायमीटर कहते हैं। जैसे व्रत है, व्रत में सबसे बड़ी जीवा, गणित का एक बात पता है, गणित तो कंसेप्चुअल पढ़ोगे ना, कंसेप्ट को पकड़ोगे ना, कहीं अंतर नहीं आता। डायमीटर की परिभाषा आपने पांचवी छठी सातवीं में जहां भी पहली बार पढ़ी है, और आज जब आप मैट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं वही परिभाषा है। क्या होता है व्यास? व्यास क्या होता है? जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने के बाद सबसे बड़ी दूरी जो आप बना सकते हैं दो बिंदुओं के अंदर, किसी वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को अधिकतम दूरी पे आप मिलाएंगे, तो सबसे अधिकतम दूरी आप दो बिंदुओं के बीच में रख सकते हैं, वो व्यास है। यही है, बस आ जाओ। ये आपका अंतराल है 1 से लेकर 2 तक, तो ये आपकी संख्या रेखा हुई, ये 0 1 और 2, 1 से लेकर 2 तक है, ये 1 ये 2, 1 से लेकर 2 तक है। तो दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? 1। 1 से शुरू करूं 2 तक जाऊं तो ये सबसे दूरी, सबसे बड़ी दूरी यही है, तो इसका व्यास कितना हुआ? 1। ए समुच्चय का व्यास हुआ, ए समुच्चय के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालो, और जो सबसे बड़ी दूरी है बस वही व्यास है, तो सबसे बड़ी दूरी हुई 1। अगर एक को 1 लूं और एक को 2 लूं तो सबसे बड़ी दूरी हो जाएगी 1, तो व्यास हो गया 1। बी का व्यास 3 से लेकर 5 तक है, 3 से लेकर 5 तक है, तो 3 से शुरू करके 5 तक जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा दूरी 2 की होगी, तो बी का व्यास हो गया 2। अब साफ दिख रहा है कि ए का व्यास 1 है, बी का व्यास 2 है, तो ए के व्यास में 1 जोड़ दूं तो बी का व्यास बन जाएगा। बन जाएगा? बोला हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, आंसर भी बन गया, आंसर डी हो गया। डी ए प्लस 1 बराबर डी बी।
सही है पर अरे भाई आगे बढ़ के टोपोलॉजी पे आ गई है तो एक प्रॉपर्टी ये टोपोलॉजिकल स्पेस आ गया मतलब टोपोलॉजी पे पहुंच गए। अब हमारा चलेगा टोपोलॉजी पे। मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। A property which, when satisfied by a topological space, is also satisfied by every subspace। अगर कोई स्पेस है और उसके सारे सब स्पेस के ऊपर भी वही प्रॉपर्टी लगती है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये मान लीजिए बड़ा स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका एक सब स्पेस है, छोटा स्पेस। वैसे तो अंदर बनता है, मैंने बाहर बना दिया, कोई बात नहीं, माफ करिएगा। ठीक है, ये सब स्पेस है। कोई प्रॉपर्टी जो है वो स्पेस पे लागू है और वही प्रॉपर्टी उसके सब स्पेस पे भी लागू है। यूं मानिए कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो पापा के पास है और वही मेरे पास आ गई। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप? इसको कहते हैं हेरेडिटरी। हेरेडिटरी, क्योंकि मेरे पिताजी के बाल उड़े हुए थे, मेरे बाल भी उड़े। क्यों? क्योंकि हेरेडिटरी है, जेनेटिक्स है। तो इस प्रॉपर्टी को हेरेडिटरी कहते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी, कोई गुण, जमीन भी तो आपको ऐसे ही मिलती है ना, कई चीजें और भी मिलती है आपको अपने माँ बाप से, इस प्रॉपर्टी को आप हेरेडिटरी कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। बस टोपोलॉजी में मैंने कहा ना, गणित और जीवन अलग अलग नहीं है। गणित में ही जीवन है, जीवन में ही गणित है। हेरिडिटरी होती नहीं होती। अगर बड़े स्पेस मतलब मेरे पिताजी, छोटा स्पेस मैं, और मेरा सब स्पेस मेरा बेटा, तो मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी अगर मेरे बच्चे में जा रही है तो उसको कहते हैं अनुवांशिक। डॉक्टर भी इसको क्या कहेगा? अगर डॉक्टर को मेरे बाल उड़ रहे हैं तो डॉक्टर पहले ये पूछेगा कि भाई हेरिडिटरी है क्या आपकी खानदान में, आपके पिताजी के बाल उड़े हुए हैं क्या? हाँ, तो भैया ये अनुवांशिक रोग है, ये जल्दी से ठीक नहीं होता, ये लाइलाजी है, यूं मानिए। तो ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। कितने कमाल है। टोपोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, ये तो दिमाग लगाने की जरूरत है। आप आ जाओ। अब इसमें से बताना है कि इनमें से टोपोलॉजी कौन सी है। एक्स सेट है, एक्स, इनमें से बताना है विच इज नॉट ए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नहीं है। देखो भैया, टोपोलॉजी वो होती है जिनमें फाई शामिल हो। टोपोलॉजी किन्हें कहते हैं? टोपोलॉजी किन्हें कहते हैं? फाई टोपोलॉजी में होना चाहिए, एक्स टोपोलॉजी में होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाई और एक्स सब में है। ये शर्त तो पूरी होगी, सब में है। चलो, सारे सेट जो इसके अंदर है उनका यूनियन भी वापस इसी में आना चाहिए। सारे सेट्स का यूनियन भी वापस इसी में आना चाहिए। तो देखो, फाई और एक्स का यूनियन एक्स होगा, फाई ए का यूनियन जो है वो ए होगा, वो इसमें होगा। ये भी बैठ रहा है। ये देखो, ये नहीं बैठ रहा, फोर्थ वाला नहीं बैठ रहा। फोर्थ वाले में अगर मैं ए का और बी का यूनियन करूं, ए सेट और बी सेट का यूनियन करूं, तो वो यूनियन आएगा ए बी, ए कोमा बी। ए कोमा बी जो है वो आपके सेट में है ही नहीं, आपके इस सेट में नहीं है। जबकि हमारी तीन प्रॉपर्टीज होती है टोपोलॉजी की। एक तो फाइव और एक्स टी में होना चाहिए, एक सबका यूनियन टी में होना चाहिए, एक सबका इंटरसेक्शन टी में होना चाहिए। इंटरसेक्शन तो गए ही नहीं, और इंटरसेक्शन हो भी जाता, वो दिक्कत भी नहीं देता। लेकिन यूनियन ने फंसा दिया, यूनियन नहीं आ रहा, चौथे में यूनियन जो है वापस नहीं आ रहा। और वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब टोपोलॉजी नहीं है। सॉरी फॉर टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी ना है, ये टोपोलॉजी नहीं है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आर फॉर रियल नंबर, यू फॉर यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी है, ठीक है। ए सेट बना है, बी सेट बना है, सी सेट बना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज। इसमें से कौन ऐसा सेट है जो ना ओपन है ना क्लोज है? तो पहले ए पे आ जाओ। ए देखो, ए इंटरवल है जो कि ना ए को शामिल करता है ना बी को शामिल करता है। हाँ, ए से बी तक जाता जरूर है लेकिन ए बी को शामिल नहीं करता, मतलब छोटा सेट, छोटा इंटरवल, ओपन इंटरवल। फिर बी पे आ जाते हैं। बी भैया ऐसा है, बी जो है वो ए को शामिल करता है परंतु बी को नहीं करता है। ए को शामिल कर रहा है परंतु बी को शामिल नहीं कर रहा है। सी सेट, सी सेट जो है वो ए को और बी को दोनों को शामिल करता है। अब इनमें से बताइए ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है? भैया क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। तो ये देखो, ये कौन सा है? ओपन इंटरवल है नहीं है, ओपन इंटरवल है, ओपन है, तो ये सेट भी क्या होगा? ओपन। क्योंकि अगर कोई इंटरवल ओपन होता है तो सेट भी ओपन होता है, कोई इंटरवल क्लोज है तो सेट भी क्लोज होता है। लेकिन ये बंदा ना ओपन में आएगा ना क्लोज में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है, तो ना ओपन है ना क्लोज है, तो नाइदर ओपन नोर क्लोज। आंसर बी। कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, कितने सिंपल क्वेश्चन है। देखो देखो, देखो बच्चों देखो, समझो लाड लो क्वेश्चन। ये देखो, इतने छोटे छोटे, मैंने कहा ना गहराई है। आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि गहराई नहीं है, लेकिन आप प्रतिशत निकालना ज्यादा मुश्किल है, जान निकल जाती है प्रतिशत में।
मुझसे तो 27 × 48 की गुणा कर देता तो मेरा मन करता बंद कर दूं, बस अब नहीं, गुणा नहीं करनी मुझसे, ले जाओ कुछ भी करवा लो। समझ रहे? कारण कि हम उसके लिए नहीं बने होते, हाँ इनके लिए बने होते हैं, ये कैसे करवा लो। बिल्कुल ही फीलिंग नहीं आ रही इतनी देर होने के बाद में, ऐसे नहीं कि स्ट्रेस आ रहा है या थकावट आ रही है, कुछ नहीं आ रही। अगर एक 27 × 28 की गुणा दे दो, इतने में ऐसा लगता है पता नहीं कितनी थकावट आ गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है भैया, ए और बी जो है वो मैट्रिक्स स्पेस पे वापस आ गए। टोपोलॉजी एक बार के लिए रुक गई है, शायद हो सकता है आगे वापस आ जाए। ठीक है, ए और बी जो है वो एक्स के सबसेट है, बढ़िया भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ये आपका मैट्रिक्स, एक बढ़िया बात करने की कोशिश की है क्वेश्चन वाले ने। क्योंकि जो इंफीरियर सेट होता है, इंफीरियर का मतलब होता है ए के जो आंतरिक बिंदु है, इंटरनल पॉइंट्स है, उनके सेट को हम ए जीरो से भी दर्शाते हैं, लेकिन इसने वो यूज नहीं किया। तो बढ़िया, शायद ये सोचता है कि कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, बच्चे सोचेंगे ए की पावर जीरो क्या आ गया, तो इंफीरियर नाम लिख दिया, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सी बात इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन तो आपको कह रही है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंफीरियर सेट इक्वल होता है ए का इंफीरियर सेट यूनियन बी का इंफीरियर सेट। भाई ये कोई डी मॉर्गन थ्योरम है, कोई डी मॉर्गन थ्योरम लगती है इंफीरियर सेट के ऊपर, कतई नहीं लगती। थोड़ा बहुत भी पढ़ लो तो इंफीरियर सेट के ऊपर कभी भी डी मॉर्गन थ्योरम काम नहीं करती। डी मॉर्गन थ्योरम कॉम्प्लीमेंट के ऊपर काम करती है, और कॉम्प्लेट इज नॉट ए इंफीरियर, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, तो साफ है, पहले ही गलत है, साफ है एकदम। फिर भी एक काम करते हैं, औरों को भी चेक कर लेते हैं ताकि पता हो सके कि यही गलत है क्या। देखो, अगर सेट ओपन है, ओपन सेट में तो भैया हर कोई इंटरनली होता है, बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई सेट इंटरनल अगर ओपन है तो उसका इंफीरियर सेट पूरा ए सेट होगा, ए का हर बिंदु आंतरिक बिंदु होगा, बिल्कुल होगा, एकदम सही है। नंबर 3, ए अगर बी से छोटा है तो उसका इंफीरियर भी ए बी से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। अगर ए बी से छोटा है तो उसका इंटीरियर भी बी के इंटीरियर से छोटा होगा, बिल्कुल होगा, एकदम सत्य बात है। हाँ ये है नीचे वाली बात है ना, ये बात सही थी, ऊपर वाली फालतू में ये कह रहा है ए का बी का दोनों का इंफीरियर सेट जो होता है वो सब सेट होता है, बराबर भी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बेटा ध्यान रखिएगा, बराबर भी नहीं होता, सीधी थ्योरम है, डायरेक्ट डायरेक्ट थ्योरम है। ए बी के इंफीरियर से सब सेट होता है, बराबर भी नहीं होता। कोई अगर सोचे बराबर होता है, ना ना बराबर नहीं होता। हाँ बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, बराबर कब होता है, बराबर कब होता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इंफीरियर ए और बी का इंफीरियर लेके क्या करे, और ए और बी दोनों को एक साथ लेकर वो क्या करे कि बराबर आ जाए, ऐसा कौन सी केस होता है, ये आपके लिए ओपन क्वेश्चन है। सोचिएगा और ऑप्शन बताइएगा मुझे कमेंट में, कौन सा होता है, कब ऐसा होता है। यहाँ तो भैया मजाक बना दिया, तो यहाँ पे जो है ये मजाक उड़ा दिया, शेयर पिन की, पिंकी नहीं है ये, पिंकी ना है ये, पिनस की है, कोई फर्क ही नहीं समझ में आता, मतलब पिंकी ने बना दिया, पिंकी स्पेस 3। ये है शेयर पिनस्की। शेयर पिनस्की जो थे वो पोलिश मैथमेटिशियन थे, थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि बंदे में था दम, कमाल का बंदा था। पोलिश यानी पोलैंड से आने वाले पोलिश मैथमेटिशियन थे, और इनका नाम जो है वो बहुत इमिनेंट मैथमेटिशियन में से एक है, क्योंकि इन्होंने जिन दो बड़ी डिस्कवरी जो थी उनके ऊपर काम किया, तो वो जो बहुत चर्चा में रही। एक तो है आपने सेट थ्योरी, क्योंकि इनका काम ज़्यादातर सेट थ्योरी से रिलेटेड ही रहा। एग्जाम ऑफ चॉइस, जो कि बहुत बहुत विवादास्पद, आज भी बड़ा विवादास्पद है सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी का फाउंडेशन जिसने हिला के रख दिया वो है, एक है कॉन्टिनम हाइपोथेसिस, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला कि ये सही है या गलत है। जिसने आपको बताया कि इन्फिनिटी भी दो प्रकार की होते, दो प्रकार के अनंत होते, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। इन पे बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, बहुत प्रभावी काम इन्होंने किया, बहुत बड़ा हिस्सा इसमें रहा है एग्जाम ऑफ चॉइस एंड कॉन्टिनम हाइपोथेसिस के ऊपर। सेट थ्योरी पे इन्होंने बहुत काम किया, काम आप इसी से समझ सकते हैं। लगभग 800 से ज़्यादा पेपर इन्होंने पब्लिश किए, और 50 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी है। 50 से ज़्यादा किताबें जो है वो अपनी ज़िंदगी में लिखी है, और 800 से ज़्यादा रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए, 800 से ज़्यादा ना। तो इन्हीं को क्योंकि इतना काम अगर कोई मैथ्स में कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मैथ्स में उनको सम्मान दिया जाए। तो उनको सम्मान देने के लिए टोपोलॉजी के अंदर एक स्पेस है जिसे सीयर पिनस की स्पेस कहते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। ये वो स्पेस होता है जो कि ट्राइवल भी नहीं होता, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट
सबसे छोटी टोपोलॉजी, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, लेकिन इतनी भी स्मॉल नहीं कि एकदम ट्राइवल हो। ट्राइवल मतलब 5x हो, ऐसी भी नहीं हो। जो नॉन ट्राइवल हो, सबसे स्मॉलेस्ट नॉन ट्राइवल, जो तुच्छ भी ना हो और इतनी बड़ी भी ना हो कि वो डिस्क्रीट हो, मतलब पूरी की पूरी हो ना, वो भी ना हो, उससे छोटी हो, तो ऐसी जो टोपोलॉजी है उसे कहा गया सीयर पिनस की टोपोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि ये तो सबसे बड़ी हो गई, ये हो नहीं सकती, ये तो टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि 5 और x दोनों आना चाहिए जो कि इसमें है नहीं। ये टोपोलॉजी सबसे छोटी टोपोलॉजी है, इसको सीयर पिनस की टोपोलॉजी कहते हैं या सीयर पिनस की स्पेस कहते हैं, है ना। तो सीयर पिनस की जो है वो आप जब टोपोलॉजी के पेज खोलते हैं तो दूसरे या तीसरे पेज पे आ जाता है कि स्मॉलेस्ट आपको नॉन ट्राइवल, देखिए नॉन ट्राइवल तो 5x बन गया। ये सबसे छोटी टोपोलॉजी तो ये होती है, सबसे छोटी, लेकिन ट्राइवल है, तुच्छ है ये, तुच्छ जो टोपोलॉजी है वो है। तो हम चाहते हैं बड़ी भी बने लेकिन एटलीस्ट ट्राइवल तो ना हो, तुच्छ तो ना हो, थोड़ी सी बढ़िया तो हो। तो वो सीयर पिनस की टोपोलॉजी। अगले सवाल के ऊपर, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मजाक से बाहर चला गया, ये मजाक से बाहर है। एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, एफ जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में एक मैपिंग है। अच्छा सर, ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है भाई? टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, और टोपोलॉजी में भी काफी एडवांस चला गया, टोपोलॉजी में भी अच्छा खासा एडवांस चला गया। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। अब आपको बताना है कि ये चार, अब ये नाम ही कई बार ऐसे कि बड़े, अब आप टोपोलॉजी पढ़ी है तो आप ये नाम जान पाएंगे, और वो भी टोपोलॉजी में भी आपने बहुत अच्छी टोपोलॉजी पढ़ी है तो आप ये नाम जान पाएंगे। यू का मतलब होता है यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। एस यू स्ट्रॉन्गली यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, इंड्यूस्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, डेंस यूनिफॉर्मली, मतलब कुल मिला के सारा का सारा जो कहना है वो ओपन सेट और क्लोज सेट जो है उनसे जुड़ी हुई बात होती है। और डेंस में डेंस सेट जिसकी हम बात करते हैं उनके। अब आप साफ देख सकते हैं आपका फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है, सारे अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस नहीं, जीरो पे ये ब्रेक कर जाएगा। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस वाली तो चर्चा है ही नहीं इसमें, ये तो काट दो। स्ट्रांगली, बिल्कुल स्ट्रांगली भी नहीं है, स्ट्रांगली भी साफ नहीं दिख रहा। इंड्यूस्ड नहीं, इंड्यूस भी नहीं कर सकते आप चाह के भी, क्योंकि जीरो पे आप इंड्यूस भी नहीं कर पाओगे, तो इंड्यूस भी नहीं हो सकता। डेंस, हाँ जी डेंस है, डेंस है, वहां से कोई भी डेंस सेट जब आप उठाएंगे रेंज में से, डेंस सेट उठाएंगे तो यहाँ पे भी वो डेंस मिलेगा, क्योंकि आप देखिए एफ एक्स बराबर 1/x है, तो जो रखेंगे हर पॉइंट के लिए पॉइंट मिलेगा, तो डेंसिटी जो है वैसी की वैसी क्रिएट रहेगी। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, तो आपको डेंस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मिलेगा। ठीक है, चलो और देखिए पेन बस खाली हाँ हाँ भरनी है आपको, उसमें पेन नहीं चलाना पड़ता। चलो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से आपको बताना है टू सेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स। कौन से सेट है जो सेपरेटेड है? सेपरेटेड नहीं है, नॉट सेपरेटेड, सॉरी नॉट लिखा हुआ है वहां पे, नॉट सेपरेटेड, जो अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है इसका मतलब है कोई दो रोड है, अगर रोड जो है उसके बीच में एक भी खड्डा नहीं है, इसका मतलब जोड़े जुड़ी हुई है, एक ही रोड है, सेपरेटेड नहीं है। खड्डा आ गया मतलब ये रोड अलग है, ये रोड अलग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन ए के अंदर सड़क टूट रही है तीन के ऊपर, तीन ना तो इसके पास है ना उसके पास है, तीन पे सड़क खड्डा आ गया, तीन पे खड्डा है, तीन किसी के पास नहीं है, ना तो ए के पास है ना बी के पास है, तो तीन पे सड़क टूट रही है मतलब सेपरेटेड है। बी में आ जाइए, तीन से चार तक गया, चार से पांच तक, ये तो नहीं टूट रहा, क्योंकि चार ए के पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बी के पास तो है ना, तो खड्डा तो नहीं बना ना। बी आ गया चार तक, तो ये लगातार है, लगातार है मतलब ये सेपरेटेड नहीं है, बस ये आंसर हो गया। ये वाला टूटा पड़ा है, देख लो, दो से लेकर तीन तक है, वो चार से लेकर पांच तक है, तीन से लेकर चार के बीच में पूरी रोड ही फूटी पड़ी है, पूरी पूरी रोड फूटी हुई है, तो ये तो कनेक्टेड हुई नहीं, नन ऑफ दीज वाला है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन टू है सही। ये रहा, ए बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट, ए जो है वो कॉम्पैक्ट सबसेट है ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, बी बी ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी अलग अलग है, इसका मतलब ए सेपरेट सेट है, बी सेपरेट सेट है, ए और बी दोनों के दोनों अलग अलग है। इसका मतलब जब दो सेट अलग अलग है तो बीच में दूरी तो होगी, बीच में दूरी तो होगी कुछ ना कुछ तो, है ना। अलग अलग आदमियों के बीच में दूरी तो होती है, दो आदमी अगर अलग अलग है तो उनके बीच में दूरी तो है। दूरी कब नहीं होती? जब बहुत प्रेमी आदमी होते हैं तब दूरी नहीं होती। तो अगर दोनों आदमी एक दूसरे अलग अलग है, इसका मतलब गैप तो है, गैप है, इसका मतलब सेट ए और सेट बी के बीच में जरूर दूरी है, और दूरी है इसका मतलब ए परफेक्टली सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी लिंडलेफ मैट्रिक्स स्पेस कौन सा होता है? अब यहाँ पे चलते हैं आप, जब आप टोपोलॉजी में चलते हैं तो टोपोलॉजी में आगे जाके आप मैट्रिक्स स्पेस में चले जाते हैं, टोपोलॉजी आपको पहुंचा देती है मैट्रिक्स स्पेस में, तो टोपोलॉजी आपको सब जगह ही पहुंचा देती है। जब आप टोपोलॉजी पढ़ते हैं तो आप यूं पढ़ते हैं कि पूरी गणित ही पढ़ रहे हैं,
क्योंकि टोपोलॉजी आपको पूरी गणित के चक्कर कटा देती है। तो टोपोलॉजी जब आपको मैट्रिक्स स्पेस में ले जाती है तो ये चीज़ें होती है। तो लिंडलेफ मैट्रिक्स स्पेस क्या है? कॉम्पैक्ट है, फर्स्ट काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल है। देखिए कॉम्पैक्ट वाली शर्त तो नहीं बैठती बिल्कुल। यहाँ पे कॉम्पैक्ट का तो लिंडलेफ के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। लिंडलेफ के साथ कॉम्पैक्ट का तो कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। फर्स्ट काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल। फर्स्ट काउंटेबल वो होते हैं जिनका लोकल बेस जो होता है, हर पॉइंट का लोकल बेस काउंटेबल हो। सेकंड काउंटेबल जिनका बेस काउंटेबल हो। यहाँ पे फर्स्ट काउंटेबल वाली बात जो है लिंडलेस के ऊपर काम करती है। सेकंड काउंटेबल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। लिंडलेफ मैट्रिक्स पेज होते हैं वो फर्स्ट काउंटेबल तो होते हैं, सेकंड काउंटेबल होना अनिवार्यता नहीं है। कभी हो भी सकते हैं, ये थ्योरम कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अब आप आ गए वेक्टर कैलकुलस के अंदर। वेक्टर कैलकुलस में आप आ गए हैं, वेक्टर कैलकुलस में आ गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द, इस स्पेस का, इस जो पृष्ठ है सरफेस है, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए। इसको मैंने एफ नाम दे दिया। एफ बराबर 2x z² 3x -4x, 7 को इधर ले आओ, -7 बराबर 0। तो जब नॉर्मल वेक्टर आपको निकालना होता है तो आपको ग्रेडियंट निकालना होता है, ग्रेडियंट ही नॉर्मल होता है। ग्रेडियंट निकालो उसका डेल एफ। ग्रेडियंट होता है आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप। ये एक सस्ता सवाल आ गया बीच के अंदर, एकदम सस्ता सवाल। डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। एक्स के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2z² 3y -4 आई कैप। वाई के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3x। जेड के साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4xz। पॉइंट क्या दिया हुआ है? 1 -1 और 2। एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1, जेड की जगह 2। जेड की जगह 2 तो ये हो गया 8। वाई की जगह दिया हुआ है -1, तो प्लस का 3 -4 1, तो इसका मान 1, जेड का मान 2, 4 दूनी 8, 8 के कैप। 8 और 3 11, 11 में से 4 गए 7, 7 आई कैप, 3 जे कैप, 8 के कैप, और 7 सत्ते 49, 49 मैंने कहा ना गुना भाग करते तो जान से निकलती है। 8 अट्ठे 64, 64 और 49 कितने हो गए? 50, और 50 और 13, 113, 113 और 9, 122। ये आ गया एकांक सदिश, क्योंकि वेक्टर पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है भाई, है ना। यूनिट वेक्टर तो तभी आता है ना जब आप परिमाण का भाग देते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मिलाओ कौन सा है? 3i माइनस 3i, 7i, कहाँ 3i, 7i -3j+8 के 122। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन तैयार है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है? देखिए 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो उस क्वेश्चन को देख के पहले पढ़ लीजिए आराम से तसल्ली से। ये क्वेश्चन जो है ये आपका वापस से डिफरेंशियल ज्योमेट्री का आ गया। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कंफ्यूज मत होइएगा ज्योमेट्री के नाम से। डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है वो आपके एमएससी के अंदर होता है। कई एमएससी कोर्सेज में शामिल भी नहीं होता, ऑप्शनल में रहता है, बच्चे लेते नहीं है, छोड़ देते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपके एमएससी का एक सब्जेक्ट है, एक पेपर है। कई बच्चे इसको चूज़ करते हैं एज ए पेपर में, कई चूज़ नहीं करते हैं। तो हाँ, कई पे तो अनिवार्य है, कई यूनिवर्सिटी तो अनिवार्य रखती है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपको पढ़ना ही होगा, ये पेपर आपका रहेगा ही रहेगा। मैकेनिक्स अनिवार्य है। कई यूनिवर्सिटी है वो ऑप्शनल में दे देती है कि पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कोई और ले लो। तो कई बार ये ऑप्शनल में जहाँ होता है वहाँ पे छूट जाता है, लेकिन आरपीएससी ने नहीं छोड़ा, आरपीएससी ने इसको रखा है। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये आर टी आपका कर्व हो गया, टी लेस देन जीरो। और जब टी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका ये वाला कर्व होगा, यानी दो कर्व है, दो कर्व आपको दिए गए। आर टी जो है वो दो कर्व आपको दिए गए। पहला कर्व तब है जब टी लेस देन जीरो है, ये तब है जब टी ग्रेटर देन जीरो है। दो कर्व आपको दिए गए, क्लियर है। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑस्कुलेटिंग, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन समझाने का तो टाइम नहीं है। हाँ, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन होती है r-r। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में माइक ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था और मैं क्वेश्चन समझाता हुआ चला गया, और मैं 33वां भी करवा दिया मैंने, 34वां भी करवा दिया मैंने, और मैंने 35वां भी करवा दिया। बाद में आके देखा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, ऑडियो जो है वो साथ में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो है ना, ये ऑनलाइन की दिक्कत है, ये ऑनलाइन की बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पढ़ाते रहते 1 घंटे तक पढ़ा दिया, और उसके बाद में जाके देखते, क्योंकि आदत नहीं है ना, ऑफलाइन से आए हुए हैं
तो ऑनलाइन का इतना ज़्यादा भी आदत नहीं है। तो ऑफ जैसे ही वहाँ जाते हैं देखते हैं, अरे यार 1 घंटा हो गया और वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो जो है माइक जो है वो ऑन करना ही भूल गए। माइक की गलती नहीं बता रहा हूँ, कई बार अपनी गलती बता रहा हूँ, कई बार माइक ऑन करना भूल जाते हैं क्योंकि माइक रहता है जेब के अंदर, तो वो जो बटन है वो दबाना भूल जाते हैं, जल्दबाजी में होते हैं वो भूल जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो नहीं रहा होता है, सिर्फ वीडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है, हमारा चल रहा होता है काम। तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, पता चलता है कि बीच में जो ऑडियो था वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, बिना ऑडियो के आएगा वीडियो। तो फिर वो सारा का सारा दोबारा 1 घंटा, सोचो जो चीज़ 1 घंटे आपने पढ़ाई है उसको दोबारा 1 घंटे पढ़ाना, कितना एम्ब्रेसिंग होता होगा, कितना मतलब अ, सोचिए कितना गुस्सा आता होगा अपने ऊपर पे। करें क्या भाई, ऑनलाइन है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, साल 2 साल और लगेंगे, फिर उसके बाद तो इसके साथ भी हम वैसे यूज टू हो जाएंगे जैसे बाकी ऑफलाइन के साथ थे। चलो माफ़ करिएगा मुझे, कहाँ तक था मैं आपको, यहाँ तक मैंने समझा दिया था, अब उसको जो लिखा हुआ है वही समझा। देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सवाल है ना, और इसके अंदर एक शब्द आया ऑस्कुलेटिंग कर्व, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो होता है बेटा, वो प्लेन की परिभाषा जो है उसके ऊपर ना जाके एक बार सीधी सीधी बात कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर। कर्व जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आर माइनस आर, आर डैश मतलब टी के साथ अवकलन, क्रॉस क्रॉस गुणा आर डबल डैश और बराबर में जीरो। यहाँ आर जो होता है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड होता है। जो आपका स्मॉल आर है वो आपका जो आर है वो यूज़ करना है, आर डैश टी के साथ अवकलन करना है, आर डबल डैश टी के साथ डबल अवकलन करना है, फिर इनकी डॉट क्रॉस गुणा करनी है, डॉट गुणा करनी है, बराबर में जीरो वेक्टर लेना है। ठीक है, इससे जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी इक्वेशन ऑस्कुलेटिंग कर्व की होती है। कमाल की बात पता है क्या है, कमाल की बात ये यहाँ जो मैं लिख रहा था वही था, कमाल की बात है कि ये सवाल जो है ये आप जाके देखेंगे किताब के अंदर, जो गोखरू वाली बुक है, नवकार पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर, क्योंकि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है ना वो काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो कई कोर्सेज में डिफरेंशियल ज्योमेट्री बच्चे रखते हैं, कई में नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर किताब में जाके देखें और पहले पहले चैप्टर में जाके देखें तो ये 15 या 16 एग्जाम्पल है, 15 या 16 एग्जाम्पल। तो कई बार आपको ये भी फायदा मिलता है पढ़ने का कि आपने पढ़े हुए होते हैं, वही सवाल पेपर में आते हैं तो आपको एग्जैक्ट उत्तर तक याद होते हैं, आंसर तक याद होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कई सालों से करवा रहा हूँ तो बहुत बार मैं सवाल को करवा चुका हूँ। इस सवाल का जो आंसर आता है वो होता है टी लेस देन जीरो के लिए तो आता है आपका ऑस्कुलेटिंग कर्व जेड बराबर जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आता है वाई बराबर जीरो। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए उल्टा लिखा हुआ है, टी लेस देन जीरो के लिए लिखा हुआ है वाई बराबर जीरो, टी लेस देन जीरो के लिए तो जेड बराबर जीरो है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वाई बराबर जीरो, दोनों में उल्टा लिखा हुआ है। जो लेस देन के लिए तो वहाँ आना चाहिए था जेड बराबर जीरो, ग्रेटर देन के लिए आना चाहिए था वाई बराबर जीरो, उल्टा लिख दिया तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन सही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे आर डबल डैश जीरो होता है, तो आर डबल डैश जीरो है, इसका मतलब टी बराबर जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात सही है, क्लियर, आगे सामने, ठीक है। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अब ये करवाए हुए हैं वापस से समझा ही रहा हूँ सिर्फ। ये भी बहुत आसान सा डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सवाल था, छोटा सा, देखिए 2 लाइनों का सवाल था, ये तो कुछ था ही नहीं। सवाल ये था, ये देखिए सारे टिक विक सब लगे पड़े, एकदम तरीके से निकला हूँ, पूरे तरीके से निकला हूँ, बस रिकॉर्ड नहीं हुआ वो एक अलग बात है, पूरा सिस्टमेटिकली चले अब। तो ये कर्व है आपका, टी बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो से आपको लेंथ नापनी है, इसकी लेंथ कितनी है कर्व की, तो जीरो से लेकर टी तक लेंथ नापनी है। लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आपने एक्स वाई के लिए तो पढ़ा होगा, अब आप जेड के लिए और पढ़ लीजिए, तो एक जेड का पद और ऐड कर दीजिए, वही सब कुछ है। तो जीरो से लेकर टी तक, एक्स का टी के साथ अवकलन कर दीजिए, वाई का टी के साथ अवकलन कर दीजिए, जेड का टी के साथ अवकलन करके यहाँ रख दो। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर का सेक बाहर आ जाएगा, डी टी का समाकलन टी हो जाएगा, और जीरो से लेकर टी तक लगाएंगे तो टी माइनस जीरो ए टी सेक अल्फा। ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। कितना छोटा, कितना सिंपल सवाल, कितना सिंपल, देखो चंद लाइनों का सवाल है। ठीक है, अब अगला सवाल भी रह गया, तो ये सिंपल है, ये वेक्टर कैलकुलस का था, बहुत सिंपल सवाल है, ये तो नॉर्मल जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है उसको भी आता होगा। कि ये पूछा है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकलती है, आर माइनस आर नॉट क्रॉस डेल एफ, और जो पॉइंट भी आ गया उस पर डेल एफ निकाल लीजिएगा, ग्रेडियंट एफ निकाल लीजिएगा, ये रहा आपका एफ, पदों को एक तरफ करो, एफ बन जाएगा, डेल एफ निकाल लो। डेल एफ कैसे निकलता है, एफ का एक्स के साथ आई कैप, एफ का वाई के साथ अवकलन जे कैप, एफ का जेड के साथ अवकलन के कैप। तो एफ का एक्स के साथ अवकलन करेंगे, एफ का वाई के साथ करेंगे, एफ का जेड के साथ करेंगे, फिर अपना जो पॉइंट ये है 1 2 2, इसको एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह 2 रख के आपका डेल एफ ग्रेडियंट का मान निकाल लेंगे उस बिंदु पे। आ गया। आर माइनस आर नोट क्या है, आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर नोट आपका वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप निकालते हैं वो हो गया 1 2 2। ठीक है, ये दोनों को घटा दो, घटा दे आपका आर माइनस आर नॉट बन जाएगा। आर माइनस आर नॉट को ग्रेडियंट एफ के साथ क्रॉस गुणा करनी है, क्रॉस गुणा कर लो।
इसमें 2 का भाग लगता है, बराबर में 0 है तो 2 का भाग दे दो, दे दिया, है ना। क्रॉस गुणा करने के लिए सांडिक बना लो, सांडिक बना गुणा की, ये आ गया, बराबर में 0 वेक्टर है, इसका मतलब आई घटक 0, जे घटक 0, के घटक 0, तीनों घटक को 0 किया, 3 समतल आ गए। वैसे 3 समतल नहीं है, ये 2 ही समतल है ना। गिनती में 3 है, वैसे 2 है। इंडिपेंडेंट जिस शब्द को कहते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कई बार समीकरण जो है दिखने में 2 होते हैं लेकिन होते एक ही है। तो वैसे ये दिखने में 3 है 2 ही। आपका अच्छा सर, आपको पता कैसे चला 2 है? 2 इसलिए पता चला बेटा कि 2 समतलों से एक लाइन बनती है, और आपका जो नॉर्मल है वो एक लाइन का नाम है, तो ये लाइन है, और लाइन तभी बनती है जब 2 समतल होते हैं, तो ये 2 समतल है, 3 नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आंसर तो आ रहा है समतल की फॉर्म में, आंसर लिखा हुआ है सममित रूप में। तो अब या तो ये काम करे कि समतल को सममित रूप में बदलें, जो कि लेंथी काम है, नहीं बदलेंगे। एक तरीका और है, हमें पता है कि जब दो समतलों के काटने से एक रेखा बनती है, जो कि बनती है, सदियों से बनती आ रही है, आज ही नहीं है, हमेशा बनती आ रही है। जो रेखा बनती है वो रेखा दोनों समतलों पे लंबवत होती है, दोनों पे लंबवत होती है, बस लंबवत की शर्त लगाओ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, ये है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। और इस रेखा के दिक्कोजें या दिक कोसाइन या दिक अनुपात ये रहे 2 1 1। अपने पहले समतल के क्या होंगे? पहले समतल के आगे x नहीं है तो x का गुणांक हो गया 0, y का गुणांक 1 हो गया, z का गुणांक -1 हो गया। तो इसके दिक अनुपात हमारे हो गए 0 1 -1। अब देखो क्या ये लंबवत है? तो जवाब है हाँ जी साहब, लंबवत है, 0 1 -1 लंबवत है साहब, बिल्कुल सही, ये एकदम सही है। ठीक है, अब ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, चेक करके देख सकते हो, इसके साथ लंबवत नहीं है, तो सेकंड और थर्ड गलत है। फोर्थ लंबवत आ रहा है, फोर्थ सही है। अब फर्स्ट और फोर्थ में फंस गए, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा समतल हमें निकाल देगा। दूसरे समतल को लो, दूसरे समतल के दिक्कोजाएं हैं एक, एक्स का गुणांक 1 है, वाई का 0 है, जेड का -2 है। तो दूसरे के साथ चेक करो, दूसरे के साथ चेक करोगे तो 2 × 1 2 हो गया, 0 -2 टोटल 0 आ गया, बिल्कुल सही, इसका मतलब ये सही है। लेकिन इसको चेक करके देखो, ये 0 नहीं आ रहा, फोर्थ 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब फोर्थ गलत है, तो फर्स्ट सही है। ये लीजिए 35 सवाल मैंने बैक टू बैक आपको सारे करा दिए, एक भी सवाल छोड़ा नहीं, लगातार कराए हैं। अब बाकी जो सवाल ऐसे ही मैं आपको लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 लाके बाकी क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। मेन आइडिया ये था कि मैं आपको समझाऊं कि भी कॉलेज के सवाल को इतने बड़े नहीं आते, इतने टफ नहीं आते, इतने वो नहीं आते, पता नहीं उसमें क्या हो रहा होगा। अधिकतर बच्चों की जो भ्रम है मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकतर बच्चों को लगता है कि कॉलेज के जो सवाल आते हैं, आरपीसी कॉलेज लेक्चर के जो सवाल आते हैं, पता नहीं उसमें क्या चल रहा होता है, क्या हो रहा होता है, मतलब लंबे लंबे पेजेस पे सवाल निकाल रहा है यार, ऐसा दिमाग, बड़ा सा दिमाग होता होगा उन लोगों का, मतलब ये जो भ्रम है ना, ये निकालना चाहता हूँ मैं। क्योंकि भ्रम बहुत से बच्चों के अंदर, और भ्रम क्या होता है, एक दूसरे से झूठी झूठी बातें सुन सुन के हम भ्रम बड़ा कर लेते हैं, और इतना बड़ा हो जाता है कि, इसीलिए ये जो पेपर का सॉल्यूशन था, ये आपका भ्रम तोड़ना है। किसी भी क्वेश्चन में, एक होंगे वाले सवाल को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आप जाएंगे तो दो दो तीन तीन चार चार लाइनों में आंसर आए हैं, 3 से 4 लाइनों में सीधे सीधे आए हैं। ये फॉर्मूला लगा दो आंसर, ये फॉर्मूला लगा दो आंसर, ये फॉर्मूला लगा दो आंसर। हाँ, समझ जो है वो तो आपको चाहिए चाहिए, समझ बिना तो काम नहीं चलेगा, समझ बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, ये कह सकते हो लंबे नहीं आते, आपके सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के सवाल ज़्यादा लंबे आते हैं, इवन कई गुना ज़्यादा लंबे आते हैं बजाय कॉलेज लेक्चर के सवालों से। ठीक है ना, तो ये भ्रम जो है वो आप निकाल दीजिए। 35 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और एक लेक्चर में करवाता, लेक्चर ऑलरेडी 2 घंटे का हो गया, फिर आगे जाएंगे तो और लंबा हो जाता, फिर बोरिंग होने लग जाता, तो टुकड़ों में पढ़ते हैं, ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बता दें कि जितने भी पेपर हैं सबके सॉल्यूशन मैं बारी बारी से लेके आऊँगा, आरपीएससी वाले भी लेके आऊँगा, राजस्थान सेट का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा, और भी जो पेपर हैं, जो भी पेपर होंगे, धीरे धीरे सबके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, और आप खुद से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि किसी के कहे सुने पर मत जाइए, खुद से पढ़िए, खुद से देखिए, खुद से तय करिए कि कैसे क्वेश्चन है। ठीक है ना, वरना तो भ्रम तो बहुत सारा है, झूठा तो कोई क्या बोलेगा, कोई बढ़ा के बोलेगा, कोई कम करके बोलेगा। क्यों तो बढ़ा के बोला जाए, क्यों कम करके बोला जाए, आपको दिखाई दूं क्या है, देख लो, खुद से डिसाइड करो क्या सही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।